देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज चला गया। हाँ मैम। देखो हम लोग इस क्लास में डेप्रिसिएशन स्टार्ट किए थे, ठीक है। डेप्रिसिएशन का कॉजेस, जिसको मैंने पार्ट पार्ट ऐसे लिखवा दिया था कि डेप्रिसिएशन का कॉजेस क्या होता है। अच्छा, ओ ये तुम लोग वाला स्लाइड नहीं था का, चलो ठीक है कोई बात नहीं। हम मैंने ये दूसरा क्लास में कहीं डेप्रिसिएशन करवाया था, उसका स्लाइड ओपन कर लिया क्या। ठीक है, न्यू स्लाइड मैं हम ओपन लोग कर को भी लिया। तो नहीं तुम लोग का डिप्रिशिएशन ही करवाया था। डेप्रिसिएशन ही था, लेकिन ये जो लिखवाया है ये तुम लोग के क्लास में नहीं लिखवाया था। ठीक है कोई बात नहीं, वो एक्चुअली फाउंडेशन वाले क्लास में करवाया था। इसके पहले तुम लोग का क्लास कब हुआ था बोला तो 24 से 7 दिन पीछे जाना पड़ेगा। कब हुआ था? 15 तारीख को ना। 15 से 7 जोड़ो ना, 24 होता है क्या? 16 तारीख, 16, 17, 18, 17 तारीख, 22 होगा। 17, 17, 17 होने से 24 हो रहा है। अच्छा ये देखो, यहाँ पर हम लोगों ने किया था डिप्रिसिएशन। ये तुम लोग वाला स्लाइड है। एक्चुअली फाउंडेशन में भी कंसाइनमेंट भी है, डिप्रिसिएशन भी, इसीलिए कंफ्यूजन। ये तुम लोग वाला क्वेश्चन था। ये रहा, ये डिप्रिसिएशन मैंने तुम लोग को यहाँ पर थोड़ा बहुत इसका थियोरेटिकल जो है वो बताया था, ठीक है। आज हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा इसका न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसके बाद इसमें जो एज वाला पोर्शन था जो मैंने कहा था बोलेंगे, वो भी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो डेप्रिसिएशन, ये देखो डेप्रिसिएशन एज पर एज 10 हमें क्या बोल रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए क्योंकि थियोरेटिकली आ सकता है। वैसे तुम लोग एज याद रखना कि मैंने बोला भी था कि डेप्रिसिएशन अभी फिक्स्ड एसेट नहीं बोला जाता है, अभी बोला जाता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई। एएस 10 रिवाइज्ड, एएस 10 पहले भी था अभी भी है फिक्स्ड एसेट के लिए, बट इस पे थोड़ा कुछ मॉडिफिकेशन लाया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, इसीलिए इसको बोला गया है एएस 10 रिवाइज्ड। और इसका नाम भी चेंज कर दिया है, इसका नाम कर दिया पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, इसका नाम भी चेंज कर दिया है, ठीक है। गुड मॉर्निंग इनकी। गुड मॉर्निंग मैम। अब देखो जो ये वाला तुम लोग देखेंगे ही, उसके साथ हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि तुम लोग के यहाँ पर न्यूमेरिकल सिलेबस के हिसाब से कौन कौन से मेथड का है। देखो फर्स्ट है फिक्स्ड और इक्वल और या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड। देखो इसको स्ट्रेट लाइन मेथड का बहुत सारा नाम होता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होता है। क्यों? कल भी हम लोग देख रहे थे, क्योंकि हर बार एक ही तरह का इंस्टॉलमेंट की तरह एक ही तरह का अमाउंट हम लोग एज ए डिप्रिशिएशन चार्ज करते हैं। और डिप्रिशिएशन क्या था? एक नॉन कैश आइटम था जो हम लोग किसी को पे नहीं करते, बट हम लोग जो फिक्स्ड एसेट को यूज कर रहे हैं, हम लोग देखो फिक्स्ड एसेट को जो यूज करें वो तो खर्चा है, फिक्स्ड एसेट खरीदना तो ऑब्वियसली एक खर्चा है। मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट जो खरीद रहे हैं वो तो डायरेक्टली पीएल में नहीं दिखाते, हम लोग क्या कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं फिक्स्ड एसेट बोल के। ये हम लोग पीएल में क्यों नहीं दिखाते? बोलो, ये भी तो खर्चा है, ये पीएल में क्यों नहीं दिखाते? दिखाने से क्या डिसएडवांटेज क्या है बोलो? जिस दिन फिक्स्ड एसेट खरीदा उसको एज ए Depreciation। एक्सपेंस। हाँ बोलो, कैपिटल। बोलो पूरा बोलो जो भी बोल रहे हो। मैम मतलब किसका बोले, डिप्रिशिएशन को बोले। नहीं डिप्रिशिएशन का तो मैंने बात ही नहीं कहा, हम कह रहे हैं कि फिक्स्ड एसेट को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते, पीएल में क्यों नहीं दिखाते? ये कैपिटल एक्सपेंसेस है इसके लिए। हाँ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऑब्वियसली ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसीलिए हम लोग इसको पीएल में नहीं दिखाते, ठीक है। लेकिन अगर दिखाते तो हमारा मतलब डिसएडवांटेज क्या था? अगर मान लो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये एकदम सही बोल रहे हो कि कैपिटल नेचर का खर्चा है तो उसको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, उसको तो पीएल में नहीं दिखा सकते। क्योंकि पीएल में कैसा खर्चा दिखाते हैं? रेवेन्यू नेचर का दिखाते हैं, रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी डे टू डे का। लेकिन अगर हम लोग दिखाते तो प्रॉब्लम क्या था? एक दिखा नहीं सकते वो तो पता है, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। बट मुझे इतना बताओ, अगर हम लोग यहाँ पर टू फिक्स्ड एसेट लिख देते तो क्या इफेक्ट आता, ये हम पूछ रहे हैं। अगर लिख देते तो क्या होता, ये पूछ रहे हैं। पीएल कम हो जाता है बिल्कुल। कम तो नहीं, बिल्कुल लॉस में चला जाता। मतलब कम क्या, हाँ। लॉस में नहीं जाता, क्योंकि इतना ह्यूज अमाउंट का खर्चा अगर हम लोग एक ही साल में दिखा देंगे। गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग मैम।
देखो अगर इतना ह्यूज अमाउंट, क्योंकि फिक्स्ड एसेट तो एक ह्यूज अमाउंट होता है, अगर इसको हम लोग पीएल में दिखा देंगे तो नेट प्रॉफिट की जगह तो हमें नेट लॉस शो होगा। लेकिन मुझे बताओ, मुझे तो यहाँ पर बिजनेस का खर्चा दिखाना है, बिजनेस से क्या प्रॉफिट हो रहा है वो मुझे यहाँ पर शो करना है। अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट को एट ए टाइम दिखा रहे हैं, ये अलाउड इसलिए नहीं है। मुझे बताओ यहाँ पर जो सैलरी लिखते हैं, क्या वो सिर्फ उसी पीरियड के लिए एप्लीकेबल होता है या फिर उसके आगे किसी पीरियड के लिए भी एप्लीकेबल होता है? यहाँ पर हम लोग जो सैलरी या रेंट या फिर जो भी एक्सपेंस मान लो यहाँ पर जो दिखाते हैं, क्या वो इस पर्टिकुलर ईयर का दिखाते हैं? जैसे मान लो अगर हम 2021 का बना रहे, 31 दिसंबर 2021, तो जब पीएल बन रहा है तो सैलरी क्या सिर्फ इसी साल का दिख रहा है या फिर 2022 एंड 2020 का भी यहाँ दिख जाता है? बोलो। ओनली पर्टिकुलर ईयर का, जिस ईयर का बन ओनली, रहा है उसी। हाँ जिस ईयर का बन रहा है उसी ईयर का दिखता है, ओनली पर्टिकुलर। लेकिन ये जो फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हो, मतलब ये जो सैलरी दे रहे हो, इसका बेनिफिट तुम्हें सिर्फ 2021 में ही मिलेगा। मतलब सैलरी किसी स्टाफ को रखे हो तो उससे हमें जो सर्विस मिल रहा है वो हमें सिर्फ 2021 के लिए ही वो हम लोग मतलब कंज्यूम कर पाएंगे। तो ये फिक्स्ड एसेट जो खरीद रहे हो, मुझे बताओ क्या ये सिर्फ 2021 के लिए एप्लीकेबल है या फिर इसे आगे भी यूज करने वाले हैं? इससे आगे भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर नहीं दिखा सकते, इसीलिए यहाँ पर नहीं दिखा सकते। और इसी बेसिस पे ये कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट भी आया हुआ है कि हम लोग इसको कितने दिन यूज कर रहे हैं। तो ये इसका बेनिफिट ऐसा तो नहीं है सिर्फ 2021 में ही चलेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। अगर ये खत्म हो जाता तो ये फिक्स्ड एसेट होता ही नहीं। इसीलिए जब हम लोग अकाउंट सीखते हैं, बेसिक में जब हम लोग सीखते हैं कौन सा हमारा फिक्स्ड एसेट है कौन सा करेंट एसेट है, तब हमें ऐसे ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका बेनिफिट अगर मोर देन 1 ईयर है तो फिर हम एक साल में इसका खर्चा कैसे दिखा सकते हैं? क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट हमें क्या बोलता है, अकाउंट्स में जो मैचिंग कंसेप्ट होता है वहां पर बोला जाता है कि ड्यूरिंग द ईयर का जितना एक्सपेंस है उसके रिगार्डिंग हमें रेवेन्यू जनरेट करना है। तो ये जो एक्सपेंस है इसके रिगार्डिंग रेवेन्यू जनरेट कैसे करें? जैसे इस बार सैलरी दिया, उससे हमें जो भी प्रॉफिट कमाए, मतलब सैलरी देने से कैसे प्रॉफिट, सैलरी नहीं देंगे तो बिजनेस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो वो भी तो प्रॉफिट कमाने का एक जरिया है। मुझे रेंट लेना ही पड़ेगा, मुझे शॉप ओपन करने के लिए अगर रेंटेड शॉप लेना है तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे? अगर मेरे पास नहीं है मेरा खुद का शॉप तो फिर मुझे रेंट में लेना पड़ेगा। हम मुझसे पूरा काम नहीं होता है तो मुझे स्टाफ रखना पड़ेगा, तो उसे सैलरी देना पड़ेगा। मुझे अगर लोन वगैरह लेना है तो मुझे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, अगर मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है तो हम लोन लेंगे तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। प्रिंटिंग पोस्टेज, मुझे कुछ प्रिंटिंग पोस्टेज वगैरह भी चाहिए होता है बिजनेस को मेंटेन करने के लिए। तो ये सब खर्चा जितना हम कर रहे हैं उस ईयर का उतना नेट प्रॉफिट मुझे मिल जा रहा है उस हिसाब से, ठीक है। जैसे परचेस करते हैं स्टॉक को तो उस रिगार्डिंग सेल्स भी जनरेट होता है, जितना खर्चा किया उस रिगार्डिंग रेवेन्यू दिखाना है, दैट इज द मैचिंग कंसेप्ट। तो यहाँ मैच कहाँ हो रहा है? फिक्स्ड एसेट मैंने 1 लाख का खरीद लिया, 1 लाख का थोड़ी ना इससे इस बार रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इस बार इस एसेट को जितना यूज कर पाए, क्योंकि इसका लाइफ टाइम ज्यादा है, फिक्स्ड एसेट है ना, तो जितना यूज कर पाए उतना ही रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, तो उतना ही मुझे खर्चा दिखाना चाहिए। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन इस तरह से दिखाया जाता है, और ये कैपिटल रेवेन्यू का सिस्टम भी इसी तरह से आया हुआ है। तो इस वजह से हम लोग इसको पीएल में नहीं दिखा सकते, क्योंकि मतलब उसी दिन अचानक से पूरा मेरा नेट प्रॉफिट जो है ह्यूज लॉस में चला जाएगा। बट ये तो गलत बात है, फिर मुझे कोई पूछेगा मेरे बिजनेस कैसे चल रहा है, हम बोलेंगे इतना ह्यूज लॉस में चल रहा है, ये तो नहीं हो सकता है ना। इसीलिए रूल्स ये होता है कि जितना यूज कर रहे हैं, तो फिक्स्ड एसेट का बहुत ज्यादा लाइफ टाइम है तो उसे जितना सा यूज करे उतना सा उसका कंजम्पशन उस ईयर को दिखाओ, दैट इज द डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश होता है। अब यहाँ पर देखो जो मेथड जो है फिक्स्ड या फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट या फिर स्ट्रेट लाइन, इसे और एक नाम भी बोला जाता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और एक बोला जाता है स्ट्रेट लाइन, और एक जो नाम है दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, ठीक है। इसका और एक नाम भी होता है, तुम लोग चाहो तो नोट डाउन करो, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। क्योंकि जो हिस्टोरिक कॉस्ट है, हिस्टोरिक मतलब जिसमें हम लोग खरीद रहे हैं, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है हमारा, हम लोग उस पर हमेशा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। या फिर और एक नाम भी होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ये दो नाम यहाँ पर नहीं दिया है बट ये दो नाम भी होता है, अगर कहीं पर तुम लोग को मिल जाए तो तुम लोग उसे समझ सकते हो कि कौन सा मेथड का नाम बोल रहा है। एक चीज ध्यान रखो कि हर एक मेथड जो होता है, हर एक मेथड का जो नाम होता है ना, अच्छा इसमें क्या प्रॉब्लम है?
पता नहीं इसमें ये सपोर्ट ही नहीं करता, छोड़ो। ये देखो, ये जो बोल रहा है कि यहाँ पर नाम जो है देखो, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब एक अमाउंट फिक्स्ड हो जाता है, वही डेप्रिशिएशन का अमाउंट होता है, वो हम लोग चार्ज कर सकते हैं। या फिर इक्वल अमाउंट हर साल चार्ज करते हैं। या फिर स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, जो लाइन कभी भी चेंजेस नहीं होगा, मतलब एज इट इज रहेगा, उस मेथड से। ये देखो इसका फीचर्स क्या होता है, वही जो अभी तक मैंने कहा, ए फिक्स्ड पोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एलोकेटेड एंड चार्ज्ड एज पीरियोडिक डेप्रिशिएशन। अब डेप्रिशिएशन तो पीरियोडिकली चार्ज होता है, अभी इतना कुछ बोले उसमें वही चीज मैंने कवर भी किया कि डेप्रिशिएशन पीरियोडिकली चार्ज करना पड़ता है। अब इस मेथड में एक फिक्स्ड पोर्शन हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे और वही हम लोग चार्ज करते जाएंगे, ठीक है। सच डेप्रिशिएशन बिकम्स एन इक्वल अमाउंट इन ईच पीरियड। ये फिर से एक ही बात बता रहा है, ये डेप्रिशिएशन का जो प्रोसेस है हमेशा इक्वल अमाउंट होगा। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ डेप्रिशिएशन, यहाँ पर फॉर्मूला दिया है, तो कल तो हम लोग इस पे डिस्कस कर ही रहे थे, क्या, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो इन लोगों ने लिखा है भी माइनस एस, हमें जरूरी नहीं है इस तरह से भी एस के हिसाब से याद रखना, हम लोग अपने हिसाब से याद रख सकते हैं। दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं क्या बोला है इसमें करने के लिए। इसमें बोल रहा है कि मशीन चार मशीन है, मशीन 1 2 3 4। कॉस्ट ऑफ मशीन बता दिया है, एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज टू बी कैपिटलाइज्ड। देखो यहाँ पर कैपिटलाइज्ड करने बोला है, मतलब ये सारे एक्सपेंसेस को भी हमें कैपिटल नेचर का दिखाना है। ऐसा क्यों होता है, तुम लोग मान लो एक एसी खरीद रहे हो, ठीक है, सपोज एक एसी खरीद रहे हो, लेकिन एसी का कॉस्ट है सपोज 40,000, लेकिन खुद तो इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, उसका टेक्निक होता है, तो स्पेसिफिक पर्सन को हमें बुलाना पड़ेगा उसे इंस्टॉल करने के लिए, या कंपनी को बोलने से भी फिर भी वो लोग पेमेंट ही लेता है उसका, ठीक है, उसका कोई नॉर्मली फ्री इंस्टॉलेशन तो होता नहीं है। तो मान लो कि 2000 इंस्टॉलेशन चार्जेस ले लिया, तो 40,000 का एसी था, 2000 खर्चा कर दिया, अभी एसी यूज भी नहीं किया, फिर उस पर खर्चा होना स्टार्ट हो गया। तो ये क्या है, पुट टू यूज के पहले हम लोग खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को वो खर्चा क्या करना पड़ेगा, एसी के कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो अब हमारा एसी जो कि 40,000 का था और उस पे 2,000 का इंस्टॉलेशन लग के वो 42,000 हो गया। तो इसको बोल रहे हैं कैपिटलाइज्ड करो इस खर्चा को, क्योंकि ये कैपिटल खर्चा है, इसमें अगर ऐड करेंगे तो वो कैपिटलाइज्ड होगा। क्यों, देखो एंट्री क्या होगा, अगर हम लोग एसी खरीद रहे हैं तो क्या होना चाहिए, एसी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना लिखोगे 40,000, लेकिन फिर से 2000 का खर्चा हो गया, तो फिर से लिखना पड़ेगा टू कैश, लेकिन इन दोनों में फर्क है, दिस इज द परचेस प्राइस और ये क्या है, ये एक्सपेंस है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इंस्टॉलेशन माना, तो मेरा एसी कैपिटलाइज्ड हो गया, मतलब एसी का जो कैपिटल वैल्यू है वो 40,000 से इंक्रीज्ड होके 42,000 हो गया, ये हो गया कैपिटल वैल्यू, ठीक है। तो कैपिटलाइज्ड इसको बोलते हैं। इसके अलावा और क्या खर्चा हो सकता है, कोई भी पुट टू यूज के पहले का खर्चा, जैसे कोई टैक्स दे के हम लोग कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जैसे एसी में भी लग सकता है, तो ये टैक्स जो है ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि टैक्स पे करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा, टैक्स हो सकता है। अच्छा, नॉन रिफंडेबल टैक्स भी हो सकता है, नॉन रिफंडेबल, ये भी कभी अगर मिल जाए तुम लोग को, नॉन रिफंडेबल टैक्स मतलब जो टैक्स का अमाउंट रिफंड नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा भी टैक्स हो सकता है, देखो रिफंडेबल टैक्स, रिफंडेबल टैक्स मतलब जो टैक्स का अमाउंट जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा प्राइस है तो वो ऐड नहीं होगा, वो ऐड नहीं होगा। जैसे अगर तुम लोग मतलब मुझे नहीं पता तुम लोगों ने ऐसा किया है कि नहीं, हम लोग बचपन में करते थे, जब कोल्ड ड्रिंक मिलता था, तो हमारे गांव में तो उतना जल्दी जल्दी शहर के जैसे हर चीज नहीं आ गया था, सारा चीज लेट में ही आया है, तो जो भी हो, तो हम लोग को जो कांच का छोटा छोटा बॉटल होता है, उसमें हम लोग जब कोल्ड ड्रिंक लाते थे तो वो बोलता था कि सपोज अगर मान लो 10 रुपए का था, एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक 8 रुपए का होता था, अब उस पे 2 रुपए का क्या होता है, उस बॉटल का प्राइस वो लोग ले लेता है, और अगर हम लोग वो बॉटल वापस नहीं कर पाते हैं तो फिर वो 10 रुपया ही उसका प्राइस रख लेता है। मतलब एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक का प्राइस है 8 रुपया, और बोल देता था कि अगर बॉटल लाओगे वापस तो 10 रुपया जो तुमसे लिए हैं 2 रुपया वापस कर देंगे। तो ये रिफंडेबल है, अगर हम सही जैसे मेरा कंडीशन है उस हिसाब से अगर हम लोग रिटर्न नहीं कर पाते हैं तो मुझे 10 रुपया ही देना पड़ेगा, जबकि 8 रुपए में भी काम हो सकता है, दैट इज रिफंडेबल। अगर रिफंडेबल है तो मेरा कोल्ड ड्रिंक का प्राइस कितना है, एक्चुअली 8 रुपीज है, अगर हम मतलब सही सलामत जो बॉटल है उसको वापस कर पाते हैं
तो वो मेरे से 8 ही रुपया लेगा, 10 रुपया तो नहीं लेगा, दैट इज रिफंडेबल टैक्स। अगर रिफंडेबल है तो फिर वो ऐड नहीं करना है, हमें कॉस्ट में ऐड नहीं करना है, ठीक है। जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि वो रिफंड हम लोग नहीं ले पाएंगे, ऐसा कंडीशन अगर अराइज होता है तो रिफंडेबल अगर होगा तो वो ऐड नहीं करना है। इसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे कि जब एसी को हम लोग लेके आ रहे हैं तो नॉर्मल हाथ में पकड़ के तो नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा सा चीज होता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए कुछ कैरियर ले सकते हैं। तो उसके लिए हमारा वेजेस लग सकता है, किसी लेबर को बोले कि आप इसको मेरे घर तक पहुंचा दो, या फिर हम लोग कुछ ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं तो फिर कैरेज इनवर्ट वगैरह। तो ये सब क्या हो जाएगा, परचेज प्राइस मतलब पुट टू यूज के पहले जितना भी खर्चा है हम लोग उसको कैपिटलाइज्ड करते जाएंगे। इससे हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो रहा है, सही दिखेगा हमें कि एक्चुअली इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हम लोगों ने कितना खर्चा कर दिया। क्योंकि परचेस करना ही मतलब लास्ट बात नहीं होता है। परचेस करने से लेके उसे यूज करने तक के कंडीशन में बहुत सारा मॉडिफिकेशन आ सकता है। खरीद लिए तो यूज कर पाएंगे, हर एक प्रोडक्ट इस तरह का नहीं होता है। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसपे हम लोगों ने कुछ भी खर्चा नहीं किया तो ठीक है, नहीं ऐड करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला बात बताया है, देखो कि हमें क्या करना है, एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेस टू बी कैपिटलाइज्ड। एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, एस्टिमेट कर रहे हैं, ये गारंटेड नहीं होता है। रेसिडुअल मतलब स्क्रैप, जो बचा हुआ वैल्यू। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 8, मतलब हम लोग ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि 8 साल बाद ये जो एसेट है इससे हमें 20,000 रुपए मिल सकता है 8 साल यूज करने के बाद। क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि ऐसे कि ये हम लोग कम से कम 8 साल इस मशीन को यूज कर लेंगे। इस तरह से दिया हुआ है। हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो बोलो डेप्रिसिएशन कितना कितना होगा। रुको, हम यहाँ पर कॉलम में लिख लेते, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं मशीन 1 2 3 4, ठीक है। मशीन 1 2 3 4। अब डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। कॉस्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड। यहाँ पर कुछ मेथड नहीं बोला है, लेकिन ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के नीचे दिया हुआ है ना, इसीलिए हम लोग इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से ही करेंगे। एक्चुअली बोला नहीं है लेकिन इस मेथड के नीचे है, तो इसी के हिसाब से करना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और रेसिडुअल वैल्यू दिया हुआ है। एक्सपेंसेस इनकर्ड, रेसिडुअल वैल्यू, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, और यहाँ पर एक कॉलम बना लेते डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा, तो कॉस्ट कितना है, पहले वाले मशीन का कॉस्ट है हमारा 90/24, 1,05,000 और 2,50,000। अच्छा, एक्सपेंसेस इनकट है 10 7 20 30, 10 7 20 और 30,000। रेसिडुअल वैल्यू है 20, 3,100, 12,500, 20,000, 3,100, 12,000, 500 और 56,000। यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 6 था, और आगे 8635। बताओ डेप्रिसिएशन कितना कितना हम लोग चार्ज करें। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन इक्वल टू इतना होगा। तो पहले इसमें कितना लिखे बोलो, पहले वाले आंसर में कितना कितना लिखना चाहिए हम लोग को। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ तो 8 दिया हुआ है, स्क्रैप दिया हुआ है 20,000, कॉस्ट कितना होगा दोनों को ऐड करके बताओ, 90 और 10 कितना हो जाएगा, 1 लाख। 10,000 depreciation. 10,000 डेप्रिसिएशन पहला वाला। अच्छा, पहला वाला डेप्रिसिएशन 10,000। अच्छा, सेकेंड फिर यहाँ पर डिवाइडेड बाय तो 6 हो रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट 24 और 7 कितना होगा, 31 ना, 31 हो रहा है क्या, देख लो तो 31। 31 हाँ, 31 माइनस 3,100 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो रहा है देखो, 4650. 4650। अच्छा, उसके बाद ये तो डिवाइडेड बाय 3 होगा, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, ये इधर करना पड़ेगा,
ये इधर कर देंगे, ये 5 है। अच्छा इसमें कितना हो रहा है, ये 10,500 सॉरी 1,05,000 और 20,000 कितना हो रहा है, 1,25,000। 1,25,000 माइनस 12,500, बताओ कितना हो रहा है। 37,500 37,500। 37,500 अच्छा और ये लास्ट वाला 2.5 लाख और 30,000 कितना, 2,80,000 माइनस 56,000, कितना हो रहा है 44800। 44800। अच्छा 44800 ठीक है, लेकिन ये तो मिला नहीं आंसर के साथ, एक बार देख लो तो मैंने सही ऐड तो किया है। 18,750 वो वाला आया मेरा थर्ड नंबर जो। थर्ड नंबर 18,000, एक बार देख लो ना, 1,05,000 प्लस 20,000, क्या मैंने ये ठीक लिखा है, ये भी गलत लिख सकते, 1,05,000 इतना ही तो था, 1,05,000 और 20,000 कितना हो रहा है, 1,25,000 माइनस 12,500 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये डिवाइडेड बाई 3 होगा, मैंने 6 लिख दिया ना तभी गलत आ गया आंसर, तुम लोग का गलती नहीं है, मैंने ही गलत लिखा, यहाँ पर 3 होगा, अब देखो ये 5 होगा। 3 से डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। 37,500। 37,500 अच्छा 37,500 ही आ रहा है, अच्छा ठीक है, और ये वाला ये ठीक है। ये हाँ वाला मैम वो देख, ठीक है। ठीक है। अच्छा वो बुक में गलत क्या किया है इन लोगों ने, लिखा है 8,6 फिर यहाँ पर 3,5 की जगह ले लिया है 5,10, इसीलिए अलग आया, ठीक है छोड़ो, हमारा जैसा है हम लोगों ने वैसा किया क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखो यहाँ पर हम लोग को डेप्रिसिएशन रेट भी निकालने के लिए बोल सकता है, डेप्रिसिएशन रेट कैसे निकालेंगे, कल ही मैंने सिखाया था, बोलो कल जो कॉस्ट के क्लास में मैंने डेप्रिसिएशन रेट दिखाया ना एक क्वेश्चन में मशीन आवर वाले में, बोलो पहले वाले का रेट कैसे निकालोगे, रेट कैसे निकालते हैं, मैंने बोला कि तुम लोग को जब एग्जाम में मार्क्स मिलता है तुम लोग उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हो, कितने में कितने 10,000 मार्क्स। divided by हाँ 10,000 divided by 1 lakh into 100. ठीक, 10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, तो पहला वाला कितना हो जाएगा 10%, ये तो 10% हो रहा है। अच्छा दूसरा वाला 4,650 डिवाइडेड बाई 31,000, देखो कितना होता है, 37,500 1,25,000, 37,500 1,25,000, इसका भी बताओ मुझे कितना हो रहा है, और ये लास्ट और एक जो है 44,800 और 2,80,000, 44,800 और 2,80,000, देखो कितना कितना हो रहा है, एक बार बता दो। उसके बाद वाला 15% है। अच्छा और ये सब टैली नहीं होगा बुक के साथ, क्योंकि उन लोगों ने अपना ईयर ही उसके बाद जाके चेंज कर दिया, हम लोग अपने हिसाब से करते, जो लिख लिया उसके हिसाब से करते, इसका देखो कितना होता है, ये तो 3 से कैंसिल हो जा रहा है मुझे लग रहा है, ये 30% हो रहा है, देखो तो ये वाला यस मैम 30%। हाँ 30%, क्योंकि ये 3 से कैंसिल हो रहा है। अच्छा ये 3 से डिविजिबल है ना, 125 को 3 से इंटू करने से ये आता है, ठीक है तुम लोग कैलकुलेटर में देखो ना समझ जाओगे। अच्छा ये कितना हो रहा है, ये कितना परसेंट है, 34,800 डिवाइडेड बाई 2,80,000, 16%। 16, 16%। अच्छा 16%, ठीक है, जो भी हो मुझे बेसिक थोड़ा समझा देना था वो मैंने बोल दिया, ये तो कल भी बाय चांस हम लोगों ने उस क्लास में भी इसी चीज को डिस्कस कर लिया था, ठीक है, बस ये एक्सपेंसेस कैसे कैसे इनकट होगा वो देखा, डेप्रिसिएशन रेट हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था, और एसएलएम भी हम लोगों ने कल इसके बारे में भी समझा।
अच्छा चलो इसका स्लाइड खत्म हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। अच्छा यहाँ पर और एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर दिया है कि अ मशीन इज परचेस्ड फॉर 7 lakh, expenses incurred on its cartage and installation 3 lakh, calculate the amount of depreciation at the rate of 20% per annum according to straight line method for the first year ending 31st of March 2014 if this machine is purchased on, अलग अलग डेट दे दिया। अगर मशीन 1 अप्रैल 2013 को परचेज हुआ है, 1 जुलाई 2013, 1 अक्टूबर 2013, 1 जन 2014, अगर परचेज डेट मेरा अलग अलग है तो फिर 31st ऑफ मार्च 2014 तक इस मशीन का कितना डेप्रिसिएशन होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना दिया है मैट में दे रखा है 17। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 देखो यहाँ पर अलग अलग हम लोग अपना परचेज डेट लगा लेते। फर्स्ट परचेज डेट है 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2013 ये एक परचेज डेट होगा, तो क्या आंसर होगा। अच्छा सेकंड है 1 जुलाई 2013, 1 जुलाई 13। अच्छा थर्ड है 1 अक्टूबर 13, 1 अक्टूबर 13, यहाँ पर 1 अक्टूबर यानी 10 13। अच्छा उसके बाद और एक है डी 1 जैन 2014, 1 जैन 2014, तो इसमें ये वाला दे देते 1 जैन 2014। और ईयर एंड कब होगा, ईयर एंड होगा अगर मेरा ईयर स्टार्ट कब हो रहा है, तो ईयर एंड तो बोल रखा है इन लोगों ने 31st ऑफ मार्च का है, 31st ऑफ मार्च 14 में, तो 31st ऑफ मार्च 14, 31st ऑफ मार्च 14। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है कि डेप्रिसिएशन कितना होगा। तो देखो डेप्रिसिएशन कैसे निकालना चाहिए, जब तक मशीन हम लोग यूज कर रहे हैं हम लोग तब तक का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें बोला है कि एक मशीन हम लोग खरीद रहे हैं जो कि 7 लाख का है और उस पे एक्सपेंस लगा है 3 लाख। पहले मशीन का कॉस्ट बता दो कितना है, मशीन का कॉस्ट 10 lakh। 10 lakh। 10 लाख कॉस्ट ऑफ मशीन। ये तो परचेज प्राइस है 7 लाख, लेकिन बिना इंस्टॉलेशन के तो इसे यूज नहीं कर सकते। यूज करने के पहले इस पे जितना भी खर्चा हम लोग लगाते जाएंगे वो सब इसमें ऐड हो जाएगा। तो कॉस्ट हो गया 10 लाख। अब ये 10 लाख वाला मशीन पे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 20% पर एनम एसएलएम बेसिस पे। ठीक है, मेथड क्या है 20% पर एनम यानी ईयरली एसएलएम बेसिस पे, मतलब फिक्स्ड मेथड जो हो रहा है। लेकिन हमें बोला गया कि अगर मशीन हम लोग 1 अप्रैल खरीद रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो कंडीशन ये है। तो अगर हम लोग मशीन को 1 अप्रैल खरीद रहे हैं, बताओ ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि मशीन हम लोग सेल कर रहे हैं ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, तो पूरे साल हम लोग यूज करेंगे जो मेरा अकाउंटिंग ईयर है, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है 31st ऑफ मार्च 2014 को। अगर मशीन ने मैंने 1 अप्रैल को खरीदा है और 31st ऑफ मार्च 2014 मेरा ईयर एंड है, तो मैंने कितने दिन उस ईयर में मशीन को यूज किया, क्योंकि मुझे इतना तक का डिप्रिसिएशन 12 निकालना है। months। 12 मंथ्स, तो पहला 12 मंथ्स होगा। अच्छा सेकंड, अगर हम लोग मशीन को यहाँ खरीदते हैं तो ड्यूरिंग द ईयर, मतलब उस पूरे अकाउंटिंग ईयर में हम लोगों ने कितने दिन मशीन को यूज किया, ड्रॉ के हिसाब से तो ऐसा है तुम लोग 9 मुझे months। 9 मंथ्स। 9 अच्छा 9 months है। मंथ्स हो रहा है, तो हमें 9 नहीं हो रहा है तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, हाँ 9 मंथ्स। अच्छा यहाँ से यहाँ उसके बाद में 6 month होगा। और 3 months। अक्टूबर नवंबर, हाँ सितंबर का उसके बाद लास्ट वाला में से 3 months। ये 6 मंथ्स होगा। अच्छा अच्छा ये वाला हो जाएगा 3 मंथ्स। 3 months। ठीक है 3 मंथ्स हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर यहाँ इसके नीचे नीचे लिख देते हैं, तुम लोग तो समझ ही गए हो, इसके नीचे नीचे लिख देते हैं। जैसे इस पे डेप्रिसिएशन कितना होगा, मशीन का कॉस्ट कितना है 10 लाख, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है 10 लाख मैंने एल लिखा है इनटू 20%। ये करने पे मुझे पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन मिला, बिकॉज 20% क्या है पर एनम, पर एनम मतलब एक साल में। इस लाइन का मतलब क्या होता है, अगर 100 रुपए का एसेट है तो पूरे एक साल में 20 रुपए का उसका डेप्रिसिएशन होगा, बचा हुआ वैल्यू 80 होगा। इस बात का मतलब ये होता है, ये रेट है। ठीक है, ये रेट बता रहा है 100 रुपए पे, तो फिर 10 लाख रुपए पे 20% करने से जो आएगा वो पूरे साल भर का है। क्या हम लोग ये मशीन पूरे साल भर यूज कर रहे हैं, 12 महीना मतलब क्या पूरा एक साल होता है। हाँ मैम। हाँ,
ऑब्वियसली। तो इनटू तुम लोग क्या कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 12 भी कर सकते हो। डिवाइडेड बाय 12 करने से हर मंथ का पता चलेगा, तो 12 मंथ्स का कितना होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉर्मली हम लोग मंथ वाइज करते हैं, मैक्सिमम हम लोग मंथ वाइज करते हैं। तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, 10 लाख का 20% कितना होगा, 2 लाख। तो यहाँ पर 2L लिख दिया मैंने। फिर ये वाला, इसमें देखो 10 लाख का मशीन है, इस पे नॉर्मली 20% लगाने से पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा, तो डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं, तो पूरे साल यानी 12 मंथ्स, तो एक एक मंथ का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 12, लेकिन मुझे तो 9 मंथ्स का चाहिए, तो इंटू 9, इसीलिए 9 किया जाता है। बताओ कितना आ रहा है, 150। 1,50,000, 1.5 लाख लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा इसका बताओ, इस पे भी वही सेम सिचुएशन, 10 लाख का मेरा एसेट है, 20% उस पे डेप्रिसिएशन, लेकिन ये पूरे साल का होता है, तो फिर एक एक मंथ का कितना होगा, ये पूरे 12 मंथ्स का होता है, तो 1 मंथ का निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 12 करना चाहिए, इंटू 6, ठीक है, इसीलिए 6/12 किया जाता है। तो बताओ ये कितना हो रहा है, 1 लाख। 1 लाख। अच्छा, और ये लास्ट यहाँ पर 10 लाख इंटू 20% डिवाइडेड बाय 12 पर मंथ का हो गया, 3 मंथ्स का मुझे पूछा गया है, तो बताओ 3 मंथ्स का कितना होगा, 50,000। 50,000, तो के लिख दिया, के मतलब 1000 होता है, 50,000, ठीक है। तो देखो इस तरह से करना है, इन लोगों ने लिख के क्या होगा, 2 लाख, 1.5 लाख, 1,50,000, ठीक है। तो यहाँ पर एसएलएम को इन लोगों ने कंप्लीट कर दिया, एसएलएम मेथड का ये छोटा छोटा, एक्चुअली ये तुम लोग का ज्यादा एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोग ऐसे शॉर्टकट में ही करो, बेटर होगा, क्योंकि यहाँ से लेंदी क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो ऐसा शॉर्टकट तुम लोग कर लोगे तो टाइम बचेगा। अच्छा उसके बाद देखो नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज रिड्यूसिंग या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसको रिड्यूसिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि हर बार इसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो रिड्यूस होता है। कैसे, देखो जैसे अगर यही 20% पर एनम, अगर यही वाला 20% पर एनम WDV होता, तो इस पे हम लोग क्या बोलते हैं कि 100 रुपए का एसेट है, इस पे 20 रुपए डेप्रिसिएशन लगेगा, तो इसका बचा हुआ वैल्यू रहेगा 80। वो तो पहले बार सेम रहता है, चाहे SLM हो चाहे WDV हो। अगर ये SLM भी होता तो भी यही कंडीशन होता है, ये अगर SLM है तो भी फर्स्ट ईयर यही होगा, अगर ये WDV है तो भी ये फर्स्ट ईयर इतना ही होगा। ये SLM और WDV का फर्क जो है वो तो नेक्स्ट से पता चलेगा। कैसे, क्योंकि हमें क्या करना है, जब WDV करना है तो हमें नेक्स्ट डेप्रिसिएशन इस रिटन डाउन वैल्यू पे लगाना है, इसीलिए इसका नाम देखो क्या है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये देखो रिटन डाउन वैल्यू मेथड, क्योंकि जो वैल्यू हम लोग राइट डाउन कर रहे हैं दिस इज आवर रिटन डाउन वैल्यू, ये भी हमारा रिटन डाउन वैल्यू है, दोनों ही रिटन डाउन वैल्यू है, लेकिन नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट डेप्रिसिएशन हम लोग 20 लगाएंगे, यहाँ पर SLM है तो यहाँ पर कितना बचेगा 60, लेकिन यहाँ पर हम लोग 80 पे लगाएंगे, 20 नहीं लगाएंगे। 20 मतलब क्या, हम लोग जो फिक्स्ड मेथड पे इंस्टॉलमेंट लगा चुके हैं, मतलब जो 20 रुपीज का हमारा डेप्रिसिएशन हम लोग निकाल चुके हैं, वही हर जगह हमें लगाते जाना है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, रिटन डाउन वैल्यू पे हम लोग नेक्स्ट परसेंटेज अप्लाई करेंगे, यानी 80 पे 20% अप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 16 रुपीज। तो ये कितना हुआ 6, हाँ 6 हो रहा है 64। तो देखो पहले 20 हुआ, यहाँ पर भी 20 है, उसके बाद ये रिड्यूस हो गया, देखो ये रिड्यूस हो गया डेप्रिसिएशन का अमाउंट, पहले 20 उसके बाद 16, बट यहाँ पर तो वैसा ही है, इसीलिए ये फिक्स्ड मेथड हो गया, तो पहले 20 फिर 16, इसीलिए इसका नाम क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। और डिमिनिश होने का मतलब ही क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाना। ये देखो यहाँ पर फीचर्स क्या बताया, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट इन द फर्स्ट ईयर। देखो फर्स्ट ईयर हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट पे एक पर्टिकुलर रेट पे चार्ज करते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने देखा, बट इन सब्सिक्वेंट ईयर, लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद जितना भी ईयर आएगा इट इज कैलकुलेटेड एट द सेम परसेंटेज, सेम उसी परसेंटेज पे कैलकुलेट होगा, लेकिन ऑन द रिटन डाउन वैल्यूज ग्रेजुअली रिड्यूसिंग ड्यूरिंग द एक्सपेक्टेड वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा एसेट का वैल्यू तो कम होगा ही डेप्रिसिएशन चार्ज करने से, चाहे SLM में करो चाहे WDV पे करो, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को रिड्यूस्ड वैल्यू को ही कॉस्ट मानना है, मतलब नेक्स्ट ईयर हम
लोग ये मानेंगे कि मेरा एसेट अब 80 रुपए का हुआ, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर ये एक लिमिटेशन है, हम लोग यहाँ पर एसेट को फिर से 20 रुपए का डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, बट एक बार सोचो कि 100 रुपए के एसेट पे भी 20 रुपए का डेप्रिसिएशन, 80 पे भी 20, तो ये लिमिटेड फैक्टर होता है इसका, एसएलएम का। यहाँ पर ये फैक्टर जो है ये सही है कि हाँ मेरा एसेट का दाम कम हो गया तो फिर मेरा डेप्रिसिएशन भी उस हिसाब से कम होना चाहिए, तो यहाँ पर वही बोल रहा है। अच्छा, उसके बाद देखो, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कांस्टेंट, यूजुअली ए फिक्स परसेंटेज, बट द अमाउंट एलोकेटेड फॉर एवरी ईयर ग्रेजुअली डिक्रीज। मतलब देखो, डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 20% है, यहाँ भी मैंने 20% लगाया, यहाँ भी 20, आगे भी करेंगे तो 20% लगाएंगे, बट अमाउंट 20, 16 इस तरह से रिड्यूस होते जाएगा, यही बोल रहा है। रेट फिक्स्ड है, किसी भी हालत में रेट फिक्स्ड है, बट अमाउंट रिड्यूस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है अगर रेट के हिसाब से ही देखो तो यहाँ पर रेट जो है, रेट फिक्स जरूर है, यहाँ पर भी रेट फिक्स्ड है, और अमाउंट भी क्या हो रहा है, फिक्स्ड है, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट को तो हम लोग पहले एक बार जो कंसीडर करते हैं उसी हिसाब से लगाते जाते हैं। यहाँ पर अमाउंट जो है वो फिक्स्ड होता है, रेट जो है वो एक बार अप्लाई हो गया 20%, बाकी रेट यहाँ पर वेरिएबल हो जाएगा, फिक्स्ड मत बोलो, रेट देखो वेरिएबल हो जाता है। क्यों, पहले मैंने लगाया 100 रुपए पे 20, अब लगा रहे 80 पे 20, तो रेट तो चेंज हुआ, रेट तो चेंज हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर तो रेट का कोई बात नहीं होता, यहाँ पर अमाउंट जो फाइंड आउट करते हैं उसी को एप्लीकेबल किया जाता है, तो अमाउंट भी फिक्स्ड यहाँ पर, और यहाँ पर रेट फिक्स्ड बट अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है इस पे, क्वेश्चन नंबर 18, on 1/1/2011 a machine was purchased for 1 lakh and 50,000 was paid for installation। तो मशीन कितने का बन गया, 1 लाख का खरीदा था, 50,000 इंस्टॉलमेंट, तो यानी 1,50,000। Assuming that the rate of depreciation was 10% on reducing balance method, तो देखो सारा नाम याद होना चाहिए, अब बोल रहा है reducing balance method यानी WDV, calculate amount of depreciation up to 31st of December 2013। 31st of December 2013 तक का हमें डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करके दिखाना है। तो ये देखो 1 लाख का मशीन है, 50,000 यहाँ से दिखा देते, ये तो काफी आसान है। 1 लाख का मशीन है, 50,000 इंस्टॉलमेंट लगाए, तो पुट टू यूज के पहले का खर्चा 1.5 लाख, 1.5 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन लगने से कितना हुआ है, देखो 15,000। कैसे किया है, 1.5 लाख पे 10% हुआ 15,000, क्लोजिंग बुक वैल्यू ये बच रहा है। मतलब देखो हम यहाँ पर ऐसे दिखा देते हैं, कॉस्ट, कॉस्ट कितना है 1/1/2011 के हिसाब से, 1/1/2011 के हिसाब से कॉस्ट हो गया है 1,50,000, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन लगता है पूरे 1 साल का, इन लोग का ईयर कब एंड हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, 31 दिसंबर को हो रहा है, तो 31 ऑफ दिसंबर 2013, तो पहले ईयर कितने दिन का डेप्रिसिएशन लगा, पहले बार, पहले साल पूरे जैन से लेके दिसंबर यानी पूरे 1 साल का, और डेप्रिसिएशन का रेट कितना बोला था, डेप्रिसिएशन का रेट बोला था 10%, तो पर एनम नहीं बोलेगा तो हम लोग उसको पर एनम ही एज्यूम करते हैं, तो 10% पर एनम, तो पहले बार डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 15,000। अब बचा, बताओ 15,000 अगर हो गया तो बचा कितना 1,35,000, ये WDV वैल्यू हो गया, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर क्लोजिंग वैल्यू बोल सकते हो, जैसे कि इन लोगों ने लिखा है क्लोजिंग बुक वैल्यू, मतलब जिस दिन ये वाला अकाउंट क्लोज होगा तो हम लोग बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे, 1.5 लाख माइनस 15,000 और 1,35,000, दैट इज द क्लोजिंग वैल्यू। फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे इस पे, फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब देखो फिर डेप्रिसिएशन कब तक का बोला यहाँ पर, अप टू 31 ऑफ दिसंबर 2013 तक, नहीं सॉरी कब तक का बोला है, कुछ बोला ही नहीं है, 1/1 ए मशीन परचेज इतना, ओ 11 से लेके 13 तक, अच्छा ये मैंने 13 लिख दिया, चलो गलत लिख दिया, तुम लोग नहीं बोल रहे। ये 11 होगा, अच्छा यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर 2012 तक का, बताओ 12 तक का कितना होगा, फिर WDV मिलेगा, फिर से 1 साल, तो 1 साल कितना रेट है, रेट है 10%, 1,35,000 पे 10% कितना हो जाएगा 13,500, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है देखो 1,21,500, 1,21,500, फिर 13, अच्छा अब 13 बताओ 13 का कितना हो रहा है, 10% के हिसाब से 1,215 आएगा शायद, या फिर 0 भी आ रहा है, अच्छा 0, 1,09,350, 109,350, 1,09,350,
350, ये आ गया क्लोजिंग वैल्यू। बस यही पूछा था यहाँ पर, ठीक है। ये सब मेथड तुम लोग को पता होता है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब हम लोग जो मेथड कर रहे हैं ये शायद नहीं भी पता हो, सम ऑफ द यूनिट्स मेथड। इसका और एक नाम भी होता है सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड, ठीक है। सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड। यहाँ पर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इस मेथड का नाम है, ये नया मेथड है तुम लोग के लिए, सम ऑफ ईयर्स डिजिट भी बोला जाता है, सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड। या फिर इसका और एक नाम जो यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज सम ऑफ द यूनिट, सम ऑफ द यूनिट मेथड, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कैसे डेप्रिसिएशन निकालते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग को कुछ इस तरह से कैलकुलेट करना है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट है एसेट का 100 रुपए, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ये EUL, ये ओरिजिनल कॉस्ट लिखा है, ठीक है। इसको ओरिजिनल कॉस्ट लिखा है मैंने, ये ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, मतलब परचेज जिससे किया है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ मान लेते हैं इसमें 4 इयर्स मान लेते, ठीक है, या फिर कितना लिखे, 5 लिखे, देखते किस में आ रहा है। 5 इयर्स लिखते हैं, ठीक है, 5 इयर्स लिखते हैं। और स्क्रैप हो जाएगा आफ्टर 5 इयर्स 20 रुपीज, ठीक है। ये रुपीज में है, ये रुपीज में है, ये एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब अगर हमें क्वेश्चन एस्टिमेटेड सम ऑफ इयर्स डिजिट में करने के लिए कहा गया है, तो हमें क्या इसमें लॉजिक क्या होता है, इसमें लॉजिक ये होता है कि हम लोग ऐसे सोचते हैं कि जब हम लोग ये एसेट खरीद रहे हैं पहला साल, क्योंकि हम लोगों ने इसका एस्टिमेट यूजफुल लाइफ 5 माना है, तो हम लोग ये मानेंगे कि पहले साल मेरे पास ये एसेट अभी भी कितने दिन चलेगा, 5 ईयर चलेगा। जब फर्स्ट ईयर आया तो हम ये एजम्पशन लगाएंगे कि ये एसेट मेरे पास अभी भी 5 साल रहेगा। जब सेकेंड ईयर आया तो हम क्या एजम्पशन लगाएंगे कि ये एसेट अब कितने दिन रह सकता है मेरे पास, 4 बोलो। years 4 इयर्स। जब 5 साल मैंने मान ही लिया इसको यूज करना है, तो पहले साल 5 साल यूज कर सकेंगे। जैसे ही पहला साल खत्म हो गया तो फिर यही मानना पड़ेगा ना कि अब हम लोग इसको 4 साल यूज करेंगे। जैसे ही थर्ड ईयर आया तो इसका टाइम मतलब लाइफ टाइम हमारे लिए कितना हो जाएगा, बोलो। 2 years नहीं, यहाँ 5 4, यहाँ पर 3 होगा ना, 3 years हाँ 3 बाई चांस वो 3 आ रहा है, उसके साथ हमारा कोई लिंक नहीं है। 5 4 3, एक ईयर रिड्यूस होगा। अगर मैंने किसी का लाइफ टाइम 5 मान लिया है कोई एसेट का, तो पहला जब हम उसको यूज करना स्टार्ट करें, एक मोबाइल ही ले रहे हो, सोच रहे हो 5 साल इसको चलाओगे, ठीक है, ऐसे ही टारगेट लेके चल रहे हो। फिर नेक्स्ट ईयर बोलोगे अच्छा अभी ये 4 साल चलेगा, फिर बोलोगे 3 साल, फिर बोलोगे 2 साल, ऐसे ही बोलोगे ना। तो ये 2, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में हमारा 1, ठीक है, लास्ट में हम लोग बोलेंगे 1 ईयर में बोलेंगे बस ये अब 1 ही साल चलेगा। इस कंसेप्ट में ये मेथड होता है। वैसे तो हर एक चीज में हम लोग ऐसे करते हैं, लेकिन इसमें ये अप्लाई कैसे होगा, देखो। अब हम लोग को इसका अगर डेप्रिसिएशन निकालना है, ये जो मैंने यहाँ पर लगाया, इसका अगर मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है फर्स्ट ईयर का, मान लो यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालना है, तो ये लगभग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मतलब SLM की तरह ही इसको करना पड़ेगा। इस पे डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, वो करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट है 100, स्क्रैप है 20, वो हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय, हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय हम लोग करते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ SLM में। बस यहाँ पर थोड़ा चेंजेस होगा, यहाँ पर हम लोग को निकालना पड़ेगा सम ऑफ ईयर्स डिजिट। कैसे निकालेंगे, ये देखो, सम ऑफ ईयर डिजिट्स हम लोग इसको बैक में कैलकुलेट करेंगे। 5 + 4 + 3 + 2 + 1, हम लोग 5 साल यूज करेंगे, नेक्स्ट ईयर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इसको बोलते हैं ईयर्स के जो डिजिट है उसका सम करो, मतलब 5 4 3 2 1। तो ये कितना हो रहा है टोटल, 3 6 4 10 5 15, ठीक है, 15 हो रहा है। अब हमें क्या करना है, आउट ऑफ 15, फर्स्ट ईयर हम लोग 5 साल यूज करेंगे, ये टारगेट लेके चल रहे हैं। आउट ऑफ 15 नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हम लोग 4 साल लेके चलेंगे, 4 साल यूज करेंगे, ये हम लोग सोच रहे हैं। थर्ड ईयर में 3 साल, फिर 2, फिर 1। तो इसका कैसे हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया डिवाइडेड बाय, यहाँ पर करना पड़ेगा 15। 15 कैसे आया, ये जो सम ऑफ ईयर डिजिट्स है उसको डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा इनटू जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ होता है। देखो पहले साल यूजफुल लाइफ कितना बचा हुआ है, 5, ये 4 3, ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये 5 4 3 2 1, ये सबको हम लोग बोलेंगे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ये 5 4 3 2 1 को हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, ये देखो ये पहले साल का रिमेनिंग, हम ऐसे लिख देते हैं, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ
इन फर्स्ट ईयर में हम लोग बोलेंगे ये एसेट 5 साल यूज हो सकता है, इसको क्या बोलेंगे, सेम यही चीज, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन सेकेंड ईयर में ये एसेट कितना अभी भी बचा हुआ है, तो 4 साल ये हो जाएगा थर्ड ईयर में। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से हमारा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे 5, तो इसका आंसर कितना आता है देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 100 - 20 कितना हो गया, 80 और ये 3, तो 80/3, चलो ये पॉइंट में आ रहा होगा, 36.7 36.7, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन। 26.7 अच्छा 26.7, 26 तो नहीं होगा, 1 आना, अच्छा हाँ 26 ही होगा, 26.7, अच्छा अप्रोक्स। तो फॉर्मूला क्या बन गया, कैसे डेप्रिसिएशन निकालना है सम ऑफ इयर्स डिजिट में, ये लिख लो फॉर्मूला, ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, एसएलएम की तरह ही होता है, ये चीज याद रखना है, लेस स्क्रैप, ठीक है, स्क्रैप डिवाइडेड बाय हो जाएगा सम ऑफ इयर्स डिजिट इनटू हो जाएगा रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अच्छा, इसका और एक टेक्निक भी होता है कि तुम लोग यहाँ पर मतलब बैक में रिवर्स में 1 तक जाके भी कर सकते हो, यह एक फॉर्मूला होता है n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। मुझे नहीं लगता है फॉर्मूला याद रखने का जरूरत है, कैलकुलेटर तो रहेगा ही, तुम लोग बैक में 1 तक कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अगर कोई याद रख सकता है तो कर सकते हो। n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, तो 5 × 5+1 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज यहाँ पर मैंने 5 लिया था एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, तो कितना हो रहा है देखो, 5 × 6/2, तो ये 15 आ गया। तो ये थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा अगर तुम लोग याद रख सकते हो, अदरवाइज कैलकुलेटर में भी जल्दी ही होगा, टाइम नहीं लगेगा। तो सम ऑफ इयर्स डिजिट का क्या फंडा है, ये एसएलएम का ही एक पोर्शन है, इसीलिए इसमें देखो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के जगह हम लोग यहाँ पर ये लिखते हैं कि सम ऑफ इयर्स डिजिट कितना हो रहा है, और उसको इंटू करते हैं जितना टाइम बचा हुआ है, मतलब 15 में 5 साल अभी हम लोग इस एसेट को यूज कर सकते हैं, फिर 15 में 4, फिर 15 में 3, 15 में 2 और 15 में 1, ये हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से था। अब देखते हैं बुक में क्या दिया है। ए मशीन इज परचेज फॉर 60 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ विच इज 10 ईयर्स। 60 लाख से एक मशीन खरीदा है जिसका लाइफ है 10 साल, रेसिडुअल वैल्यू है 4 लाख, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ऑफ द मशीन इज 2 लाख ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ। इस बात का मतलब समझो, यहाँ पर बोल रहा है कि मशीन हम लोगों ने 60 लाख से खरीदा और हम लोग ये एजम्पशन लगा रहे कि इसको हम लोग 10 साल यूज करेंगे, उसके बाद इसका स्क्रैप वैल्यू हमें मिल जाएगा 4 लाख, ये सभी एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ऑफ द मशीन, अब मशीन जो हम लोग खरीद रहे हैं उसका प्रोडक्शन टाइम कितना है, देखो यूजफुल लाइफ कितना है, 2 लाख है, यूजफुल लाइफ दिया हुआ है 2 लाख, मतलब ये पूरे 10 साल में 2 लाख यूनिट का प्रोडक्शन कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट तो कुछ बोला नहीं इसलिए हम 2 लाख यूनिट बोल रहे हैं। अब 2 लाख पीसेस है, 2 लाख किलो है, नहीं पता मुझे, तो बोल रहे हैं कि 2 लाख जो प्रोडक्शन ये मशीन कर सकता है उसका ईयर कितना है, 10 साल, यानी 10 साल में 2 लाख यूनिट प्रोडक्शन कर सकता है। अब हमें प्रोडक्शन का पैटर्न दे दिया है, पहले 2 साल 20,000 पर ईयर के हिसाब से करेगा, क्योंकि नया मशीन है, अच्छा चल रहा है, तो पहले 2 साल देखो 20,000 करके हर एक साल प्रोडक्शन कर पाएगा। फिर 3, 4, 5, 6, फिर नेक्स्ट 3 साल क्या हो रहा है, 15,000, थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है प्रोडक्शन में, क्योंकि नया चीज जैसे हमें यूजफुल होगा उसके बाद उसका क्या होता है, उसका जो एबिलिटी है वो खत्म होते जाता है। फिर 7 से लेके 10 तक वो 25,000, अच्छा फिर यहाँ पर लेकिन इसका एबिलिटी बढ़ गया, शायद किसी कोई इंक्रीमेंट करवाया होगा इन लोगों ने, तो फिर ये 25,000 पर ईयर हो गया, एकदम हाईली यहाँ पर हो रहा है, पहले 20, फिर 15, फिर 25, जो भी हो नॉर्मली कम होता है, इन लोगों ने जैसे दिया है क्वेश्चन को तो हमें फॉलो करना ही है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर अप्लाइंग द सम ऑफ द यूनिट मेथड, जब भी सम ऑफ द यूनिट मेथड बोलेगा तो हम लोग को ओरिजिनल कॉस्ट तो लगाना ही है, एसएलएम वाला, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, ये वाला फॉर्मूला तो लगाना ही है, लेकिन हमें ऊपर कितना लिखना है, ऊपर हमें लिखना है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय करना है सम ऑफ इयर्स डिजिट। बट यहाँ पर अगर देखो तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के हिसाब से हम लोग करने से क्या होगा, देखते हैं एक बार क्या इस तरह से होता है कि नहीं, इन लोगों ने तो यूनिट के हिसाब से किया है, देखते हैं क्या उस मेथड से भी हो जाता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 बताओ, यहाँ पर सम ऑफ इयर्स डिजिट कितना होगा, 10 years, 10
को इनटू प्लस करते जाना है हमें, सम ऑफ ईयर्स डिजिट ना, ये एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, सम ऑफ ईयर डिजिट्स 10 प्लस 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सम करना पड़ेगा, कितना हो रहा है 55। अच्छा 55 हो रहा है। ये ऐसा जब रहता है तो तुम लोग ऐसे कर सकते हो अगर याद रख पाते हो, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला से सम ऑफ ईयर डिजिट्स वाला। अच्छा अब हम लोग निकालते हैं फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन, देखते हैं क्या बिना यूनिट को यूज किया आता है कि नहीं, चेक कर रहे हैं हम एक बार। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन तो कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 60 लाख माइनस 4 लाख, 60 लाख माइनस 4 लाख। अच्छा डिवाइडेड बाय क्या होगा, सम ऑफ इयर्स डिजिट इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, तो फर्स्ट ईयर का इतना होना चाहिए। क्या इन लोगों ने फर्स्ट ईयर का निकाला है, हाँ 1 to 2 लिखा है। अच्छा देखते हैं, बताओ इसका कितना आ रहा है तुम लोग, मुझे तो लगता है पॉइंट में आ जाएगा, देखो कितना हो रहा है। 101818 101818, हाँ 101818 पॉइंट में आ गया, ठीक है। तो 1018 101818 उसके बाद एक और 1 है। अच्छा और एक और 1 है, ठीक है। तो ये देखो इस मेथड से करने से ऐसा आ रहा है 1.8 আছে তাহলে 1 ওরা 2 করে দেব है করে दो, এটা 2 করে दो। नो मैम वहाँ पे पॉइंट नहीं है, मगर वो पॉइंट के पहले है 8, मुझे 1 है लास्ट में, तो कितना है, उसके कितना बाद लिखे है पॉइंट, 1 के बाद 8 पॉइंट है। 0.8 है, हाँ तो 2 हो जाएगा। हाँ कितना लिखे 101818 हाँ 2 ही होगा, हाँ तो ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने इस पैटर्न से जब किया तो यहाँ पर देखो हमारा आंसर टैली नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, देखो अगर हमें क्वेश्चन में यूनिट दे दिया है, यूनिट क्योंकि इसका यूजफुल लाइफ कैसे बताए, देखो यहाँ पर यूजफुल लाइफ 5 इयर्स लिया था मैंने और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पर यूजफुल लाइफ जो है वो 10 इयर्स तो बताया है लेकिन यूनिट में भी बताया, ठीक है ये यूनिट में भी बताया है। देखो यहाँ पर तुम लोग का फॉर्मूला लगा रहा है प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन का यूनिट अगर दिया हुआ है तो हम लोग फिर प्रोडक्शन के हिसाब से यूज करेंगे। कंसेप्ट सेम है, देखो इन लोगों ने जो मेथड लगाए उससे हम करके बताते हैं कि कंसेप्ट कैसा है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन अगर हम लोग फर्स्ट ईयर का निकालेंगे तो एसएलएम मेथड तो वैसे ही रहेगा, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। 60 लाख 60 लाख माइनस 60 लाख माइनस 4 लाख, 60 लाख माइनस 4 लाख। अच्छा डिवाइडेड बाई, अब बताओ कि पूरे साल में जैसे कितना हम लोग इससे पूरे इसके ड्यूरिंग द वर्किंग लाइफ में हम लोग कितना यूनिट इससे प्रोडक्शन ले सकते हैं, ये मशीन कितना यूनिट प्रोडक्शन देगी पूरे इसके ड्यूरिंग द वर्किंग लाइफ 2 में, लाख 2 लाख। तो अगर हम लोग डिवाइडेड बाई 2 लाख कर देते हैं, एक चीज समझो, अगर हम लोग डिवाइडेड बाई 2 लाख करते हैं इससे हमें क्या पता चलेगा पता है, 60 लाख से 4 लाख माइनस करने से हमें ये पता चलेगा कि हम लोग पूरे इसके ड्यूरिंग द ईयर ऑफ लाइफ में कितना इस एसेट को हम लोग यूज कर चुके हैं, यानी 56 लाख का हम लोग इस एसेट को यूज कर चुके हैं, इस मशीन का। इसीलिए जब मार्केट में इसको बेचने जाएंगे या फिर एज ए स्क्रैप इसे डिस्कार्ड करेंगे तो 4 लाख मिलेगा, मतलब इसका अभी भी कंडीशन 4 लाख वाला है। तो 56 लाख वाला क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसे यूज कर लिया। और 56 लाख का मशीन जब हम लोगों ने यूज किया उसमें हम लोगों ने 2 लाख यूनिट का हमें प्रोडक्शन मिला, 2 लाख यूनिट का। तो अगर हम लोग 2 लाख से डिवाइड करेंगे कि 2 लाख यूनिट प्रोडक्शन पाने के लिए 56 लाख का खर्चा करना पड़ता है, तो एक यूनिट प्रोडक्शन पाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा वो डिवाइड करने से पता चलेगा। तो ये देखो 5 जीरो और यहाँ से 5 जीरो हम काट 28 आ दीजिए, रहा है, कितना रहा है
28 28। तो ₹28 ये आ गया पर यूनिट। एक बार मान लेते हैं कि 2 लाख यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, तो 1 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए 28 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है जब ये डिवाइड हुआ कि अगर मुझे 1 यूनिट प्रोडक्शन चाहिए तो मुझे मशीन का खर्चा 28 रुपीस का करना पड़ेगा। मुझे यहाँ बोला है कि फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन बताओ, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों साल का जो प्रोडक्शन है वो 20,000 यूनिट करके है। मतलब फर्स्ट ईयर में 20,000, सेकेंड ईयर में 20,000 लिखा है ना, 20,000 पर ईयर। अगर मुझे फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन जानना है या फिर पहला 2 साल का डिप्रिसिएशन जानना है तो हम लोग क्या करेंगे, अब पहले 2 साल ही हमारा कितना करके प्रोडक्शन हो रहा है, 20,000, तो पहले साल भी 20,000, दूसरे साल भी 20,000। तो पहले साल मेरा डिप्रिसिएशन अगर मुझे कैलकुलेट करना है, अगर हम 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो 1 यूनिट करने पे अगर 28 रुपीस का खर्चा करना पड़ता है तो 20,000 यूनिट प्रोडक्शन करने पे कितने रुपीस का मशीन का खर्चा करना पड़ेगा? 5,60,000 आ रहा है। अच्छा, 5,60,000 आ रहा है। इसका मतलब यही मेरा क्या हो गया, डिप्रिसिएशन। मशीन का खर्चा मतलब क्या हो गया, डिप्रिसिएशन। तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों में अलग आ रहा है। ठीक है, ये मेथड लगाएंगे अलग आ रहा है। क्यों अलग आ रहा है? बिकॉज यहाँ पर हम लोग मशीन का यूज के हिसाब से निकाल रहे हैं, और यहाँ पर क्योंकि यूनिट हमें क्लैरिफाई करके दिया है तो हम लोग यूनिट के हिसाब से निकालेंगे। तो अब तुम लोग सोचोगे कि कब कौन सा मेथड लगाना है। देखो, अगर क्वेश्चन में हमें यूनिट गिवन है, यूनिट गिवन है तो यूज यूनिट। ठीक है, यूनिट को यूज करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यही क्वेश्चन सपोज यहाँ पर यूनिट नहीं दिया हुआ रहता तो फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते, तो फिर हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन का कैपेसिटी के ऊपर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन इस तरह से आ रहा है। तो पहला साल भी 5,60,000, दूसरा साल भी 5,60,000। क्यों? दूसरे साल में भी ओरिजिनल कॉस्ट उतना ही रहेगा, स्क्रैप उतना ही रहेगा, टोटल प्रोडक्शन उतना ही रहेगा, और जो मतलब पर ईयर प्रोडक्शन है वो भी उतना ही रहेगा। तो ये जो है ये सिर्फ फर्स्ट ईयर का नहीं हुआ, ये हो गया डेप्रिसिएशन 1 to 2, 1 to 2 मतलब फर्स्ट और सेकेंड दोनों साल के लिए इतना डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और ये क्यों ऐसे हो रहा है ये भी मैंने समझा दिया। चलो अब नेक्स्ट, और एक साल के लिए हमें देखना है कि कितना हो रहा है। नेक्स्ट हो जा रहा है 3 to 6। तो 3 to 6 के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे डेप्रिसिएशन फॉर 3 to 6? कितना हो रहा है? ओरिजिनल कॉस्ट उतना ही रहेगा 60 लाख, स्क्रैप 4 लाख, टोटल जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो तो उतना ही रहेगा। और इस साल हम लोग कितना कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, 15,000। तो 28 रुपए तो आ ही रहा था, 28 into 15 कर तो पूरा करने का क्या जरूरत है, ये तो 28 आ ही रहा है। 4,20,000। 4,20,000। अच्छा, डेप्रिसिएशन फॉर 7 to 10 था 60 लाख, 4 लाख, 2 लाख, और ये कितना बता रखा है 25,000 इंटू 25,000। तो वही कर लो, 25,000 इंटू जितना आया था 28 7 रुपए, लाख। 7 लाख। ठीक है, बस इतना तुम लोग को याद रखना है कि अगर हमें इसमें यूनिट देगा तो हम लोग यूनिट यूज करेंगे, और अगर यूनिट नहीं देगा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें इसी तरह से ही करना पड़ेगा। अगर यूनिट नहीं देता तो इसी मेथड से करना पड़ता, जो कि हमारा एसेट कितना ईयर बच रहा है उसके हिसाब से, ये है कितना ये यूनिट कैपेसिटी है इसका प्रोडक्शन का उस हिसाब से। और ये देखो वही मेथड तुम लोग यहाँ पर दे रखा है, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर कितना है 20,000, ये देखो प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर 20,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन 2 लाख। 2 लाख यानी कितना, एक्चुअली ये रेट भी बोल सकते हो, इसको रेट भी बोल सकते हो कि 2 लाख में अभी तक हम लोगों ने 20,000 यूनिट प्रोडक्शन कर लिया है, तो कितना परसेंट प्रोडक्शन कर लिया है, वही परसेंटेज हमें लगाना है। लेकिन बेटर होगा तुम लोग इसको एसएलएम का ही एक्सटेंशन पार्ट मानो तो याद भी रख पाओगे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बोल के। अच्छा, next है question number 20. On 1/1/2011, machine was purchased for 80,000. On 1/7/2012, additions were made to the amount of 40,000. Addition का मतलब होता है नया मशीन खरीदना। ठीक है, पहले हमारे पास मशीन हम लोगों ने खरीदा था 1 Jan 11 को 80,000 का, और एक साथ 2012 को हम लोगों ने नया और एक मशीन खरीद लिया 40,000।
On 31st of March 2013, machine purchased on 1/7/2012 costing 12,000 was sold for 11,000, and 30th June 2013, machine purchased on 1/1/2014 costing 32,000 was sold for 26,700. On 1/10/2013, additions were made to the amount of 20,000. Depreciation was provided at 10% per annum on diminishing. कुछ समझ में नहीं आया, हम लोग इसको ड्रॉ करके करेंगे कि क्या कब क्या खरीद रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा है। खरीदा है, फिर सेल किया है, फिर खरीदा है। तो हम लोग एक एक पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। अच्छा, पहले देखो 1/1/11 में 80,000 का परचेज हुआ है, तो 1/1/11 परचेज 80,000 ऑन 1/7/12। अच्छा, पहले हमें देखना है कि इन लोग का ईयर एंड कब होता है, 31 दिसंबर। अच्छा, ईयर एंड भी तो लगाना पड़ेगा। अगर ये 1 Jan 11 है तो इसका ईयर एंड होगा 31 December 11 में। अब देखना है इस मिडिल में कोई ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं। चलो देखते हैं कि इसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वो है 1 जुलाई 2012 का। 1 जुलाई 2012 मतलब इसके बाद का होगा, तो पहले यहाँ पर 2012 का ईयर एंड लगा लेते हैं। अब 1 जुलाई, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 जुलाई 2012। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक नया मशीन खरीदा है 40,000 का, तो यहाँ पर लिखते हैं परचेज 40,000। अच्छा, उसके बाद ऑन 31 March 2013, मशीन परचेज्ड ऑन 1/7/2012। अच्छा, 31 March 2013 मतलब फिर से यहाँ पर हम लोग को ईयर एक लगाना पड़ेगा। 31 December 2013 कर देते हैं। अब बोल रहा है कि 31 March 2013। अच्छा, तो वो यहाँ पर बिलोंग करेगा। ये पूरा 13 वाला ईयर है, तो 31 March था क्या, 1 March था? 31 March था। 31 March 2013 इस दिन क्या किया है? 31 March 2013 मशीन परचेज्ड ऑन 1/7/12। जो मशीन परचेज हुआ था 1/7/12 का, ये वाला मशीन देखो, बोल रहा है कि ये जो मशीन हम लोगों ने परचेज किया था 1/7/12 को, इस डेट पे उस मशीन को कुछ किया है, हम लोगों ने क्या किया है, सेल कर दिया है। ठीक है, मशीन परचेज्ड ऑन 1/7/2012 कॉस्टिंग 12,000 वाज सोल्ड फॉर 11,000। कॉस्टिंग 12,000 मतलब ये पूरा 40,000 वाला मशीन नहीं बिका, इसमें से वो वाला मशीन बिक गया जो 12,000 वाला था। ठीक है, 12,000 वाला मशीन सेल हो गया, तो सेल ऑफ मशीन कॉस्ट 12,000 एट कितने में सेल किया हम लोगों ने, 11,000 में, 11,000 में हम लोगों ने उस मशीन को बेच दिया, ये बताया है अभी तक। अच्छा, उसके बाद एंड 30th June 2013 मशीन परचेज्ड ऑन 1/1/14 कॉस्टिंग 32,000 वाज सोल्ड फॉर 26,700। अच्छा, अब बोल रहा है 30th June 2013 को मशीनरी परचेज्ड ऑन 1/1/14, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 30th June 2013 को हम लोगों ने एक मशीन जो परचेज किया था 1/1/2014 को, वो हम लोगों ने बेच दिया, ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर डेट का गलती था एक, रुको बताते हैं क्या गलती है। यहाँ पर बोल रहा है कि 30th June को हम लोगों ने वो वाला मशीन बेच दिया जो हम लोगों ने 2014 साल में खरीदा था, ये तो नहीं हो सकता है ना। तो ये 1/1/11 होगा, हाँ याद आ गया, ये 11 होगा, ये गलत दिया हुआ। ये यहाँ पर दो ही मशीन खरीदा है ना अभी तक, देखो ना यहाँ पर ड्रॉ देखो, दो ही मशीन खरीदा है, एक 11 को, एक साथ 12 को, एक साथ 12 को जो मशीन खरीदा था उसमें से 12,000 वाला मशीन यहाँ पर सेल हो गया। अब इसको तुम लोग एक काम करो, लिख लो, मैट जिसके पास सामने है वो इसको रेक्टिफाई कर लो, ये 11 होगा। ठीक है, 1/1/11 का जो मशीन था 32,000 का, वो बेच दिया गया है 26,700 में। कब? 30th June 2013। पहले 30th June निकाल लेते हैं, 30th June 2013 कहां पर होगा, यहाँ पर लिखते हैं 31 December 14, तो 30th June 2013, तो जून मतलब यहाँ पर ही होगा 30th June 13। यहाँ पर हम लोगों ने एक मशीन बेच दिया है, कौन सा वाला, ये वाला मशीन इस डेट पे बेच दिया है। यहाँ से कितने रुपए वाला मशीन बेच दिया है, 32,000 वाला, 32,000 वाला मशीन हम लोगों ने सेल कर दिया। तो सेल ऑफ मशीन कॉस्ट
32,000 एट कितने में बेचा है? 26,700 26,700 में सेल कर दिया। अच्छा, एडिशंस वेर मेड टू द अमाउंट ऑफ 20,000। अच्छा, ऑन 11013 को हम लोगों ने नया और एक मशीन खरीदा है 20,000 का। 11013 एडिशंस 11013 मतलब इसके बाद, तो 11013 यहाँ पर लिखते ऊपर 11013 इस डेट पे परचेज, ऊपर लिखते नीचे नहीं होगा, परचेज किया है हम लोगों ने, और एक मशीन कितने का? 20,000 से। 20,000 से। तो देखो इस तरह से अगर तुम लोग प्रेजेंटेशन बना लोगे अपने हिसाब से तो आइडेंटिफाई कर पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, फिर इतना सारा है पढ़ के फिर नहीं समझ में आता है। डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम डब्ल्यूडीवी मेथड में लगाना है। डेप्रिसिएशन जो है 10% पर एनम डब्ल्यूडीवी, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम डब्ल्यूडीवी। अब इसी से हम लोग आंसर कर सकते हैं, हमें और आगे क्वेश्चन का जरूरत भी नहीं होगा। अच्छा, 3 साल का दिखाना है 11 से लेके 13 तक का, तो मैंने 11 से लेके 13 ही किया है। इसको एक काम करते हैं, ऐसे दिखा देते हैं, ये एक साल, यहाँ पर 11 से लेके 12 ये दूसरा साल, ये 12 से लेके ये 3 साल। ठीक है, ये 3 साल का क्या है, तो इस आगे इसका तो कोई काम नहीं है। बस अब हमें इसका अकाउंट बनाना है। सो द मशीनरी अकाउंट करना क्या है? मशीनरी अकाउंट बनाना है, लेकिन हम लोग सबसे पहले इसका एक वर्किंग नोट बना लेंगे, फिर अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट अकाउंट बनाने जाएंगे उसमें प्रॉब्लम होगा। तो अब वर्किंग नोट बनाते हैं। हम लोग को कैसे वर्किंग नोट बनाना चाहिए? जब हम लोग को ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि टोटल किसी मशीन से एक पोर्शन बिक गया है, पहले बता रहा है कि यहाँ पर टोटल 80,000 का था, फिर आगे जाके बता रहा है कि 80,000 में 32,000 वाला मशीन सेल हो जाएगा, तो हम लोग जो सेल मशीन है उसको अलग कर लेंगे और जो सेल नहीं हो रहा है उसको वैसे ही रखेंगे। तो यहाँ पर दो तरह का मशीन हम लोग देखेंगे कि एक है जो सेल हो रहा है, एक है जो सेल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहले यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं डेट का कॉलम, कॉलम वाइज कर लेते हैं तब ठीक होगा। यहाँ पर लिखते हैं डेट, यहाँ पर लिख देते हैं पर्टिकुलर्स। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे मशीन 1। हमारे पास बेसिकली कितना सारा मशीन है, पहले जो इंफॉर्मेशन था उसके हिसाब से हम लोगों ने एक बार परचेज किया मशीन 1, दूसरा मशीन 3, 2 और मशीन 3, 3 बार परचेज हुआ है, तो हम इसको 3 मशीन लिखेंगे और इसमें पार्ट पार्ट कर देंगे। तो मशीन 2 और यहाँ पर मशीन 3। ठीक है, मशीन 2 और मशीन 3 इस तरह से कर दिया मैंने। यहाँ पर तुम लोग एक टोटल डेप्रिसिएशन का भी लगा सकते हो, टोटल डेप्रिसिएशन, कौन साल कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है। अब इसमें मशीन में डिवाइड करना है हम लोग को। ठीक है, दो मशीन को हम लोग डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 80 और 32, तो मशीन को डिवाइड करना है। एक पोर्शन तो 32 हो रहा है, फिर दूसरा कितना होगा? अगर एक पोर्शन 32 हो रहा है तो दूसरा कितना होगा बताओ? 48,000। 48,000। यहाँ पर लिखते हैं पहले बुक वैल्यू। ठीक है, पहले बुक वैल्यू हमें क्या दिख रहा है? मशीन 1 का एक जगह पे हमें दिख रहा है 48,000। ठीक है, ये रुपीज, और दूसरा हम लोग लिखेंगे 32,000। हम लोग यहाँ पर जैसे है उस हिसाब से चलेंगे। 1111 का ये लिख रहा है 1111। ठीक है, कॉस्ट या फिर बुक वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो, कॉस्ट या फिर बुक वैल्यू। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, देखो यहाँ पर हम लोगों ने मशीन खरीदा, अब ये मशीन यूज हो गया पूरे कितने साल, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, क्योंकि हर एक डेप्रिसिएशन हमारा कब तक लगता है? जितने दिन तक मशीन हम लोग यूज करें उस अकाउंटिंग पीरियड में। तो ये अकाउंटिंग पीरियड यहाँ तक क्या है? क्या ये पूरे साल ही हम लोगों ने मशीन को यूज किया है बताओ, या फिर बीच में कहीं सेल वेल कर दिया है? देखो ड्रॉ से ही तो पता चलेगा, क्या ये पूरे साल हम लोगों ने यूज किया है? नो मैम।
हाँ, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं है, सेल या फिर कुछ तो इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ खरीदा, सीधा यहाँ ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब इसके बीच में कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ पर कर रखा है, ये तो यहाँ सेल हो रहा है ना, ये तो यहाँ सेल हो रहा है, तो इससे इसका क्या लिंक है? कोई लिंक नहीं। तो यहाँ पर तो 1 साल का डिप्रिसिएशन लगा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ टाइम पीरियड कितना होता है? 1 साल। 10% पर एनम WDV पे लगेगा, तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन लगाएंगे। तो डेट कौन सा देंगे? डेट हो जाएगा 31 दिसंबर हो रहा है, ठीक है। इन लोग का दिसंबर ईयर एंडिंग है, तो मैंने ड्रॉ में भी 31 दिसंबर लिख रखा है और 11, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे डिप्रिसिएशन, और रेट जो है वो तो हमें पता है 10%। तो बताओ 48,000 वाले पे कितना लगेगा? 4800, और इस पे 3200। अच्छा, फिर बचा हुआ वैल्यू कितना है? उसको बोला जाता है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। बताओ कितना हो रहा है? कैलकुलेटर लो, 48,000 इंटू 10% माइनस इक्वल टू, पता चल जाएगा कितना हो। 43,200। 43,200। अच्छा, और ये वाला 28,800। 28,800। 28,800। अच्छा, ये कब का वैल्यू दिख रहा है? मतलब ये तो एक ईयर एंड हो गया, ये अब ओपनिंग जाएगा, ये जैसे ओपनिंग ये क्लोजिंग, फिर ये तो ओपनिंग वैल्यू हो गया ना। तो ये डेट कौन सा होना चाहिए? ओपनिंग यानी 1 तारीख, 1 तारीख फिर से अकाउंट ओपन 1 होता है। जनवरी। 1 जनवरी तो होगा, ईयर बताओ। 1 जनवरी तो होगा, ईयर कौन सा होगा? 12. 12। 12, नेक्स्ट ईयर का, ठीक है 12। अब देखो 12 में क्या कंडीशन हो रहा है। हम लोगों ने यहां तक कर लिया, ठीक है, यहां तक पूरा हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ये मशीन को ही यूज कर रहे थे। फिर 17 को हम लोगों ने एक मशीन परचेस किया नया, ठीक है, एक मशीन परचेस किया। और हाँ, बस यहाँ पर एक ही मशीन परचेस किया, इस मशीन को हम लोग सेल कर रहे हैं, वो अलग बात है। तो यहाँ से लेके यहाँ पर एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है कि हम लोगों ने मशीन परचेस किया। ये लाइन मैंने इसलिए लगाया हुआ है, लाइन देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, लाइन यहाँ पर माइनस करके यहाँ दिखा रहा है, मतलब ये सेल हुआ है, इसका कुछ पोर्शन जो कि 12,000 का है वो सेल हुआ है। तो सेकेंड ईयर भी क्या हुआ, हम लोग के पास पहले एक 80,000 का मशीन था, उसके बाद हम लोगों ने और एक मशीन खरीदा, ठीक है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहले देखो 1712 में हम लोग मशीन खरीद रहे हैं, उसके पहले हमारे पास कितना मशीन था? 80,000 का, जिसका मैंने 2 पार्ट कर दिया, 48 और ये क्या है, 48 और 32। बताओ ये दो मशीन कितने दिन यूज हुआ है? ये जो पहला मशीन हम लोगों ने लिखा है M1, ये 48 और 32, नेक्स्ट ईयर में ये मशीन कितने दिन यूज हुआ है? ये तो दूसरा मशीन परचेस बता रहा है, ये पूरे साल ये मशीन तो यूज हो रही है अपने हिसाब से, इसका तो कुछ नहीं बताया, इसका लाइन तो यहाँ गया है ना, इसका तो कुछ भी नहीं बताया। तो ये 80,000 यहाँ भी पूरा यूज हुआ, 80,000 यहाँ भी पूरा यूज हुआ, और इस बीच में हम लोगों ने खरीदा है, तो ठीक है। यहाँ पर पहले खरीद लेते, क्योंकि पहले 1 जुलाई आएगा। देखो हम लोग इस हिसाब से चलते कि पहले मेरा 1 जुलाई आएगा, क्योंकि मेरा डिप्रिसिएशन तो 31 दिसंबर को लगने वाला है। तो 1/1/12 को मेरे पास इतना मशीन था, फिर 1 जुलाई आ गया और उसमें मैंने एक नया मशीन खरीद लिया। 1 जुलाई को मैंने परचेस कर लिया, और कौन सा किया? मशीन 2, ठीक है, मशीन 2 मैंने परचेस कर लिया। अब इसका भी हम 2 पार्ट कर लेंगे। यहाँ पर टोटल देखो, यहाँ पर टोटल लिख देते हैं, ये टोटल कितना था? 80,000, और ये जो टोटल है मशीन 2 ये 40,000 है। लेकिन इसको पहले से हम लोग अलग कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया है, और क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है कि मशीन आगे जाके इसका कुछ पोर्शन सेल हो जाने वाला है, तो फिर हम लोग इसको अलग अलग लिखेंगे। तो ये 40 और 12, तो इसका डिवाइडेशन बताओ कितना होगा? एक तो 12,000 हो रहा है, एक तो 12,000 हो रहा है, यहाँ पर लिखते हैं, और बाकी 28,000। 28,000। 28,000, 28,000 हो गया, ये हो रहा है। ये हम लोगों ने परचेस किया, ये दिया हुआ है, ठीक है, परचेस किया एक साथ को। अब हमारा आ जाएगा कौन सा डेट? अब हमारा 31 दिसंबर 2012 आ रहा है, ठीक है, 31 दिसंबर 2012 आ रहा है। अब 31 दिसंबर 2012 में लगेगा डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगेगा। अब ये मशीन है हमारे पास, ये नया वाला मशीन है, तो बताओ इस मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? ये जो मशीन है इस पे 10% करके ही लगेगा पूरे साल का WDV। तो 43,200 पे 10% लगेगा, तो कितना हो जाएगा? 4320। 4320, और ये 2880। 2880। 2880, और ये दोनों का बताओ।
ये दोनों पे कितने मंथ का लगेगा वो देखना है तुम लोग को, क्योंकि ये वाला मशीन का अब एक प्रॉब्लम देखो, ये वाला मशीन तो हम लोग ईयर एंड तक यूज कर रहे हैं इस साल ऑब्वियसली, ये जो नया खरीदा, लेकिन 6 इसको months. परचेस कब किए थे, हाँ 6 मंथ्स, तो फिर ये 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा इस पे। 6 महीना मतलब 5% भी कर सकते हो। देखो तुम लोग 6/12 करोगे तो भी सेम आंसर, अगर पूरे साल भर का 10% है तो आधे साल का कितना होगा 5%। तुम लोग चाहो तो डायरेक्टली 5% से भी कर सकते हो इसके ऊपर, तो भी आंसर सेम ही आएगा। जैसे करना है करो, मुझे बताओ कितना होगा। या तो करो 28,000 इंटू 10% इंटू 6/12, या तो करो 28,000 इंटू 5%। मैंने शॉर्टकट बताया, अगर तुम लोग शॉर्टकट लेना चाहते हो तो कर सकते हो 5%। 1400 और 600. 1400 और 600, ठीक है। अच्छा अब इसका बैलेंस यानी WDV देखेंगे। WDV बताओ, 4 मशीन का मतलब 2 मशीन लेकिन पार्ट पार्ट 4 हो चुका है, बताओ इसका कितना बैलेंस बच रहा है। 38,880. 38,880, और ये वाला 25,920. अच्छा 25,920। अच्छा इसका भी बता दो। ठीक लिख रहा है 20, हाँ 26,600 ही है। 11,400 देखो तो ठीक हुआ कि नहीं। हाँ मैम ठीक. 11,400 ठीक है। अच्छा तो अब हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक। ये पूरा कैंसिल हमारा यहाँ तक हमारा हो गया। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग ऐसे जा रहे थे, फिर यहाँ पर पहले सेल आया देखो, क्योंकि पहले 31 मार्च आएगा, हम लोग 31 दिसंबर लास्ट में सोचेंगे। पहले ऐसे जा रहे थे, यहाँ 31 मार्च को हम लोग को एक डेटा मिला, क्या मिला कि हम लोग सेल कर दिए कुछ मशीन, सेल कर दी। कौन सा वाला, ये 12,000 वाला मशीन सेल कर दिए हैं। कितने में, 11,000 में, ठीक है। तो 12,000 वाला मशीन हम लोग जिस ईयर सेल कर रहे हैं उस ईयर कितने दिन यूज किए हैं तब तक का डिप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि तब तक मशीन यूज हुआ है तो उस पे तो कुछ डिटोरिएशन हुआ होगा। तो यहां से यहां तक उस मशीन को हम लोगों ने कितना दिन यूज किया इस अकाउंटिंग पीरियड में, क्योंकि अभी तो ये खत्म, ये अकाउंटिंग पीरियड का हमें कोई लेना देना नहीं है, अभी हम लोग यहाँ पहुंच गए। तो यहां से यहां तक हम लोगों ने कितने दिन यूज किया बताओ। जैसे ये 6 मंथ्स हुआ था, 3 ये महीने. 3 3 ना 2, months. 3, अच्छा 3। तो दिसंबर खत्म हो गया, जैन फेब मार्च, हाँ 31 है, तो 3 मंथ्स हम लोगों ने इस मशीन को यूज किया। कौन सा वाला, ये 12,000 वाला। 12,000 मतलब ये जो 12,000 वाला मशीन था, कहाँ पर है 12,000 वाला, ये वाला। इसको हम लोग 3 मंथ्स यूज करें उसके बाद सेल कर दे रहे, ठीक है। तो इस पे डेट लगाएंगे, ये मशीन चला जाएगा अभी। तो यहाँ पर लिखेंगे 31 मार्च 2013, यहाँ पर लिखेंगे डेप्रीशिएशन, लेकिन सिर्फ इस मशीन पे लगेगा 3 मंथ्स। तो तुम लोग कैलकुलेट करो 11,400 इंटू 10% इंटू 3/12 कितना हो रहा है बताओ। 11,400 इंटू 10% इंटू 3/12 WDV 85. 285 WDV पे लगेगा 285। इतना डेप्रिसिएशन लगा बेचने के पहले, तो जब हम लोगों ने जिस ईयर बेचा उस ईयर हम लोगों ने और भी इसको 285 का यूज कर लिया। बताओ जब इसको बेचने जा रहे तब इसका WDV वैल्यू कितना शो हो रहा है, माइनस करने से ही पता चलेगा। 11115 1115. ये इसका WDV वैल्यू आ रहा है, जो हम लोग बेच रहे हैं इसका WDV वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसको सेल कर रहे हैं, कितने में सेल कर रहे हैं वो हमें गिवन है। देखो सेल कर रहे हैं 11,000, सॉरी हाँ 11,000 में सेल कर रहे हैं, 11,000 में 11,000। तो कितना आ रहा है, मतलब लॉस आ रहा है या प्रॉफिट। पहला बात है लॉस आ रहा है, क्योंकि 11,115 का अगर कोई भी एसेट है उसको 11,000 में ही बेच दे रहा है, तो 115 का मेरा लॉस आ जाएगा। 115 का, मैंने 155 लिख दिया, 115 का मेरा क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, ठीक है। ये मेरा लॉस आ जा रहा है, यहाँ पर चाहो तो तुम लोग लिख दो ये लॉस आ रहा है, ताकि जब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो ये हो गया।
अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे, फिर यहाँ पर 30th ऑफ जून में देख लेते, 30th जून ही लिखा है, हाँ 30th ऑफ जून में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ये कनेक्शन शायद यहाँ था, ठीक है, ये कनेक्शन, ये बाई चांस इधर चला गया मेरा लाइन, ये यहाँ था कनेक्शन, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है एक बार देख ही लेते हैं, 30th जून को, हाँ जो 1/1/2014 में खरीदा था। तो देखो अब 30th जून को फिर क्या हुआ, इस साल में हम लोगों ने यहाँ पर जो मशीन खरीदा था 80,000, उसका एक पोर्शन जो कि 32,000 वाला था, वो हम लोगों ने 26,700 में बेच दिया। तो ये यहाँ पर जब हम लोग मशीन बेच रहे हैं, तो इस साल में ये मशीन कितने दिन यूज हुआ, क्योंकि ये पूरा मशीन ऐसे यूज कर रहे थे, फिर यहाँ पर क्योंकि ये 32,000 वाला ये पूरे साल यूज हुआ, यहाँ पर भी यूज हुआ, फिर यहाँ पर भी इतने दिन तक यूज हुआ, फिर बिक रहा है। बताओ कितने दिन तक इस पे डेप्रिसिएशन लगा, जैन से लेके काउंट करना है, 6 मंथ्स, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, 6 मंथ्स का लगेगा, ठीक है। तो 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे, 32,000 वाला सेल हो रहा है, तो 6 मंथ्स का 32,000 मतलब ये वाला सेल हो रहा है, ये सेकंड में जो लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। तो इस पे हम लोग लगाएंगे WDV, इस पे लगाओ 25,920 इंटू 10% इंटू 6/12, या फिर 5% लगाओ, या फिर 5% लगाओ, कितना हो रहा है, डेट लिख लेते, 30th जून 2013, 1296 था, तो 1296, बताओ कितना आ रहा है बचा हुआ वैल्यू, इसमें से इसको माइनस करो, ये सब यहाँ कुछ नहीं होगा। 24,624. अच्छा 24,624, अच्छा सेल कितने में कर दिया हम लोगों ने इसको, 26,700 में। तो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट ही हो रहा है, 24,000 का है ना, करीब करीब 24,624 प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट लिख देंगे, कितना हो रहा है माइनस करके, 2076 2076 इतने का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो देखो ये दो मशीन हमारे पास से चला गया, ठीक है, मशीन का ये पोर्शन और ये पोर्शन, इसीलिए अलग से करना जरूरी होता है। अच्छा यहाँ पर हम लोग यहाँ तक कर लिए, यहाँ सेल हो गया। अब यहाँ पर 110 में हम लोगों ने एक नया मशीन परचेस किया, अभी तक 31 दिसंबर आया नहीं, 110 में हम लोगों ने परचेस किया है 20,000 का, ठीक है। तो 110 में एक मशीन परचेस किया 20,000 का, देखते हैं यहाँ लिख पाते हैं कि नहीं, 110 13 में परचेस 20,000 का किया है, तो वो मशीन यहाँ पर चला जाएगा मशीन 3 में, ठीक है। मशीन 3 को थोड़ा सा इधर हटा के लिख देते हैं, मशीन 3 कितने का है, 20,000 का है, कब खरीदा है, 1/10 को, यहाँ पर लिखते हैं 20,000। बताओ 20,000 का मशीन जो हम लोगों ने खरीदा, उसको हम लोगों ने उस ईयर कितने दिन यूज किया, 110 को खरीदा, फिर यहाँ से यहाँ तक यूज किया, तो ये डेट देख लो दिसंबर तक, यहाँ लाइन तो छोटा सा हो गया, 3 लेकिन महीना 3 मंथ्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगाओ 10% के हिसाब से, 20,000 इंटू 10% इंटू 3/12, कितना हो रहा है देखो, 500 500 500 500, तो बचा कितना, 19,500, ये WDV आ गया, यहाँ पर लिखते हैं, उधर थोड़ा सा तुम लोग का जगह है तो तुम लोग उधर ही लिखना, WDV आ गया, कौन सा ये ईयर कौन सा आ रहा है, फिर 1 तारीख का आ रहा है, एक कौन सा 1/1/14 का है ना, 13 में ईयर एंड हो रहा है, तो 1/1/14 का WDV दिख रहा है, ये यहाँ पर लिख लेते हैं, 1/1/14 का, ठीक है। ये तो यहाँ पर ही क्लोज हो गया, इसका क्या लिखे, कुछ नहीं लिखना है, ये भी यहाँ पर क्लोज हो गया, लेकिन बाकी मशीन तो पड़ा हुआ है। देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर देखो, थोड़ा सा मेरा इधर उधर हुआ, अगर थोड़ा छोटा छोटा लिखते शायद हो जाता। ये देखो यहाँ पर WDV आ गया, ठीक है, 1/1/12 का, फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो WDV लिखा उसका भी डेट हमें लिख लेना चाहिए, यहाँ पर WDV जो आया 1/1/13 का आया, फिर 13 में ही मैक्सिमम सेल परचेस हुआ, फिर 13 में सबसे पहला सेल हुआ 31 मार्च को, फिर हुआ 30 जून को, और उसमें हमारा ये वाला मशीन और ये वाला मशीन चला गया, और 1 अक्टूबर को हम लोगों ने एक नया मशीन भी खरीद लिया था, मशीन 3, लेकिन ये मशीन खत्म,
ये स्लॉट वाला मशीन खत्म, बट ये और ये वाला मशीन तो अभी भी बचा हुआ है। तो ये वाला मशीन का WDV एक एक 13 को 38,800 था और एक एक 13 को 26,600 था। तो ये दो मशीन तो हमारा पूरे साल यूज हुआ। मशीन का बचा हुआ जो पोर्शन है ये तो पूरे साल यूज हुआ। तो फिर 10% करके इस पे डिप्रिसिएशन लगाने से इस पे कितना होगा और इस पे कितना होगा, जो कि हमारा कब का डिप्रिसिएशन होगा। क्योंकि देखो अभी तक डिप्रिसिएशन कहाँ लगाया, अभी तक तो हम लोग सिर्फ सेल परचेज दिखा रहे हैं। अब आया 31 दिसंबर 13, अब हमें डिप्रिसिएशन लगा के अपना अकाउंट क्लोज करना है। बट डिप्रिसिएशन तो वो सारे मशीन पे लगेगा जो अभी हमारे पास है। ये प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है, मतलब ये सेल हो गया है। अगर चाहो तो यहाँ पर एक क्रॉस लगा सकते हो, मतलब ये क्लोज, ये मशीन अभी बचा नहीं है। यहाँ पर एक क्रॉस लगा दो, मतलब ये भी नहीं बचा है। तो बचा है ये वाला मशीन और बचा है ये वाला मशीन। इस पे तो डिप्रिसिएशन लगा लिया मैंने 31 दिसंबर तक का, तो इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, बाकी तीनों पे ही लगेगा। तो 3 मशीन बच रहा है, मशीन 1 का 48,000 वाला पोर्शन, मशीन 2 का 28,000 वाला पोर्शन और नया वाला मशीन जो कि 500 रुपए में डिप्रिशिएट हुआ। तो बताओ इस पे कितना होगा डिप्रिशिएशन? 38,000 388। तुम लोग इसके नीचे लिख लो 31 दिसंबर डिप्रिशिएशन 31 दिसंबर 2013 बोल के 3880 कितना आ रहा है देखो। मैम उसका 10% ना, हाँ 10% होगा, 10%। 3888 वही तो। हाँ वही होगा, हम बोल रहे हैं लिख लेने के लिए। अच्छा बचा हुआ कौन सा है? 48,000 वाला, तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 38,800। ये है 1113 का वैल्यू। तो 31 दिसंबर 2013 का डिप्रिशिएशन कितना हो जाएगा? 3880। तो बताओ बचा हुआ वैल्यू कितना हो रहा है? 34992। 34992। अच्छा, और एक मशीन बचा हुआ है 1113 में, कितना है ये वाला? ये 20 ये वाला ना 26600 26। हाँ इस पे भी एक साल का लगाओ 10%। 2660। 60 बचा हुआ वैल्यू 23940। 23940। मैम वो 239। वाला बोलो। पहला वाला जो अमाउंट है ना 38,800 वो हम्म 38,880 है एक्चुअली। नहीं वो वहां पर गलत दिया हुआ है, 38,800 ही तो हो रहा है, 880 तो नहीं हो रहा। वो गलत दिया हुआ है देखो, फिर उन लोगों ने माइनस करके वही लिखा है, वो वहां पर गलती से उन लोगों ने उसको 8 लिख रखा है। ये 992 ही आएगा, तभी आएगा, वो गलत किया हुआ है। बाई चांस उसमें प्रिंट मिस्टेक कर रखा है, ठीक भी नहीं करता ये लोग। तो देखो तुम लोग इसके नीचे ही अगर अरेंज करके लिखोगे तो बेटर होगा। अब हम लोग टोटल डेप्रिसिएशन लिखते हैं ताकि जब हम लोग अकाउंट बनाएंगे तो फटाफट बन जाएगा। तो बताओ 31 दिसंबर 11 का टोटल मैम डेप्रिसिएशन कितना है? हाँ बोलो। मैम कॉपी का ही बोल लेते, देखिए वहाँ पे 38,880 है ना। यस मैम 30। हाँ 3880। हाँ मैम, मैम कॉपी से ही देख के बोल रहे हैं। ओ ये वाला बोल रहे हो, ये 8 बोल रहे हो। हाँ अच्छा हाँ ये 8 तब होगा जा ठीक। करके वो जो आंसर है वो ठीक है 34992। अच्छा अच्छा वो ठीक है, अच्छा ठीक है हाँ, मैंने देखा नहीं, गलती है मेरा। अच्छा देखो अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। चलो टोटल डेप्रिसिएशन मुझे बता दो पहले साल। देखो डेप्रिसिएशन हम लोग ईयर वाइज देखते हुए चलेंगे। 31 दिसंबर 11 4,800 और 3,200। बताओ टोटल कितना हो रहा है? 8000। 8,000। तो दिसंबर का 11 का हो गया 8,000। अच्छा अब ये 12 का देखो 4,320 2,880 1,400 और 600। बताओ कितना हो रहा है टोटल? 9,200। 9,200। अच्छा उसके बाद ये 31 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर 13 में लगा है 285, एक बार 285। अच्छा यहाँ पर एक बार डिप्रिसिएशन लगा है 285। अच्छा फिर यहाँ पर डिप्रिसिएशन लगा है, ये देखो ये कौन सा है, ये वाला 500 डिप्रिसिएशन का लगा। डिप्रिसिएशन। हाँ 1296। ये मैंने WDV लिख दिया गलती से, ये डिप्रिसिएशन होगा ना। बताओ कितना हो रहा है? 1296 285 और 500 और पीछे भी है, पहले ये लिख लो कैलकुलेटर में 285। ये मार्च को लगा था सबसे पहला सेल पे, फिर 1296 सेकेंड वाले सेल पे, फिर 500 और 3888 और 2660। कितना हो रहा है? टोटल कर रहे हो सब? यहाँ पर टोटल लिख देंगे।
ये दोनों का टोटल करो ना, 388, 2660 और 500, ये तो तीनों लास्ट तक चल रहा था, तो ये तीनों और ये 285 और 1296 देखो कितना 7048 7048। अच्छा 7048 ठीक है। अब हम लोग देखो कितने जल्दी से इसको कर लेंगे, मशीन अकाउंट फटाफट बन जाएगा। मशीनरी अकाउंट मैम 8629 होगा ना, 388, 2660, 500, 1296 और 285। हाँ तो आंसर लेकिन 7048 ही है। देखो अगर 7048 आ रहा है तो सही है, एक बार चेक करके देखो 7048 आ रहा होगा। नहीं आ रहा है क्या? नो मैम उतना ही आ रहा है, 7048 ही आ रहा है। 7048 ही आ रहा है। अच्छा मशीनरी अकाउंट। अच्छा अब हम लोग मशीनरी अकाउंट में एंट्री किस तरह से करेंगे, यहाँ पर फिर से ड्रॉ से चलेंगे। 1111 को हम लोगों ने परचेस किया है, तो परचेस का एंट्री क्या होता है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश होता है। 1111 टू बैंक, कितने का परचेस किया, 80,000 ठीक है। और इस साल डेप्रिसिएशन लगा 31 ऑफ डिसम्बर 11 को, डेप्रिसिएशन कितना लगा 8000, तो लिख दो 8000 टोटल तो किया हुआ है, तो बाई डेप्रिसिएशन कितना हो गया 8000, तो बैलेंस कितना बचा 72, माइनस करके देख 72 लो 72, टोटल 80,000 और 80,000। तुम लोग चाहो तो बैलेंस यहाँ से भी चेक कर सकते हो, ये देखो 43,200 और 28,872, लेकिन उतना करने से फिर बेकार, मतलब इधर उधर हो जाता है। हम लोग कोई भी एक चीज वर्किंग नोट से लेंगे तो ही हो जाएगा। 1112 टू बैलेंस बीडी 72,000, 31 ऑफ डिसम्बर 12 बाई डेप्रिसिएशन, देखते हैं कितना लगा था नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन। कुछ परचेस तो नहीं था, चेक कर लो। हाँ था, एक परचेस था 17 का था ठीक है, और डेप्रिसिएशन टोटल लगा है 9,200, तो परचेस भी लिख लेते हैं। 1712 को टू बैंक 40,000 और डेप्रिसिएशन लगा 9200 का, बचा कितना माइनस करके देख लो, इसका माइनस कर लो, ये तो हो जाएगा 0,00211, कितना हो रहा है देखो, यही ब्रॉड डाउन हो जाएगा 1,02,800 102,800, 1,02,800, हाँ ठीक ही लिखा है 1,02,800 टू बैलेंस बीडी। फिर नेक्स्ट ईयर 1,02,800, देखते हैं क्या कुछ परचेस किया था क्या, यहाँ पर सेल, यहाँ पर भी सेल, हाँ एक परचेज हुआ है 110 को 20,000, लेकिन उसके पहले सेल हुआ है ठीक है, तो पहले सेल का रिकॉर्ड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर लिखना पड़ेगा, पहला सेल हुआ था 31 मार्च को ठीक है, 31 मार्च को बाई बैंक, कितना मिला था 11,000 मिला था, देख लो 11,000 लॉस हुआ था, पहले वाले पे लॉस हुआ था 115 का ठीक है, और इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा था वो हमें अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा ठीक है। हम लोग एक साथ नहीं करेंगे, क्योंकि जो मशीन सेल हो जाता है ना उसका हमें अलग से डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ता है। तो पहला 31 मार्च का हुआ था 285, तो हम लोग 285 लिख लेते हैं। पहले 31 मार्च को हम लोगों ने एक मशीन बेच दिया, उस पे लॉस हुआ 115 का, और उस पे डेप्रिसिएशन लगा था 620 नहीं 285 का ठीक है, 285। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, फिर से हम लोगों ने एक मशीन जो है वो सेल कर दिया 30th ऑफ जून 2013 को, फिर से लिखेंगे और एक बार देखाবেন बाई উপরেরটা দিদি है বড় করে দিচ্ছি তাহলে। দিদি ডেট গুলো মনে হয় 31/3 আচ্ছা ঠিক আছে 31/3 দিয়েছি মানে মার্চের প্রথমটা। আচ্ছা अब देखो লিখেছো নাকি লিখছো, আমি উল্টে দিলাম। হ্যাঁ হয়ে গেছে। अच्छा
फिर देखो 30 जून को सेल हुआ था, फिर बाई बैंक यहाँ पर सेल बोल के लिख सकते हो, वो वाला सेल हुआ था 26,700 में, ठीक है। और उस पे 30 जून तक का डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और उसका लॉस नहीं था, उस पे प्रॉफिट था, तो वो 2PL बोल के इधर रिकॉर्ड होगा। अच्छा, इधर डेट भी तो देना पड़ेगा, डेट हो जाएगा 30 जून 13 को, ठीक है। 2PL बोल के हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट। देख लेते कितना कितना अमाउंट था। डेप्रिसिएशन था यहाँ पर 1296 सेल करके 26,700, और प्रॉफिट था 2067, प्रॉफिट था 2067। अच्छा, प्रॉफिट था 2067, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन था 1296। अच्छा, ये लिख लिया, ये सेल हो गया, ये डेप्रिसिएशन था, ये प्रॉफिट अर्न किया था, ये 30 जून तक हो गया। अब 110 को हम लोगों ने फिर से एक नया मशीन परचेस किया था। 110 था, 110-13 में 2 बैंक, फिर से हम लोगों ने एक मशीन परचेस किया था, और इसका वैल्यू था 20,000, इसका वैल्यू था 20,000। देखो तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या रिकॉर्ड किया, पहले ब्रॉट डाउन किया, पहला सेल दिखाया जिसका 3 डेटा होता है, हमेशा सेल का 3 डेटा होता है, जब तक मशीन को यूज किए सेल करने से पहले तब तक का डेप्रिसिएशन, और कितना मिला सेल करके, और प्रॉफिट या लॉस। फिर ये पहले 31 मार्च को गया, फिर 30 जून को फिर एक सेल हुआ जिसमें प्रॉफिट हुआ, फिर हम लोगों ने एक नया मशीन परचेस किया। अब आ रहा है 31 दिसंबर 2013, यहाँ पर हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाएंगे हमारे पास जितना मशीन बचा हुआ है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को फिर से एक बार टोटल भी कर सकते हो, या फिर अलग अलग भी लिख सकते हो। तो देख लेते कितना हो रहा है डेप्रिसिएशन। ये सब तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, मतलब ये दो होगा 3888 और 2660, इन दोनों का एक बार टोटल कर लो ना, तब डायरेक्टली लिख पाएंगे। 3888 और 2660 और ম্যাম 5। 500 তো দিতে পারি, কারণ ওয়ার্কিং নোটে তো অলরেডি দিয়ে রেখেছি, তো 7048 তো দিয়ে দিতে পারি। না 7048 দিলে এখানে তো এই দুটো ধরা আছে, এই যে 1296 আর 285 টা, না ওই দুটো ধরা নেই। না, আমরা তো ওয়ার্কিং নোটসে দেখিয়েছি টোটালটা। হ্যাঁ, টোটালটা দেখালে এইটা দেখাতে পারবো না। এই যে ও 285 টা, আচ্ছা আচ্ছা। এটা কি এর ভেতরে ইনক্লুডেড করে বলেছো না তোমরা 7048 এ? हाँ मैम, वो तीनों ही इंक्लूडेड है। হ্যাঁ, नहीं, इसमें 7048 क्या क्या তিনটে ইনক্লুড इंक्लूडेड है? করেই। मैम इसमें 500, আহ, 2660, 3888 ये तीनों इंक्लूडेड है। ओ, ये 3 मतलब इंक्लूडेड है। हाँ। हाँ, अच्छा, ये इंक्लूडेड नहीं था, नो मैम ये दो वो नहीं इंक्लूड है। नहीं, तब ठीक है, तब लिख सकते हैं, तब हो जाएगा 704। मुझे लगा वो भी दो इंक्लूडेड था, एक्चुअली हम तो कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगा वो दो भी इंक्लूडेड है। अगर दो इंक्लूडेड है तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है, वो इंक्लूडेड नहीं है तो अच्छा ही हुआ, फिर 7048 तब ठीक है हमारा। यहाँ पर लिख देते हैं बाई डेप्रिसिएशन 7048 हो गया। अब यहाँ पर बैलेंस निकाल लो, बाई बैलेंस CD, तो तुम लोग बैलेंस भी कर सकते हो, या फिर इन दोनों का टोटल, और ये वाला जो टोटल है 19,500 प्लस 34,992 प्लस 23,940, ये सब मिला के जितना होगा उतना ही आना चाहिए। बाकी तुम लोग लेजर बैलेंस भी कर सकते हो, तो लेजर बैलेंस करने से 1,02,800, और ये टोटल करके बताओगे कितना हो रहा है? 1,02,800, और ये हो रहा है 2267, ये दोनों का टोटल कितना होगा? 124867। 124,867, 124,867, ये इधर बैलेंस करके देखना पड़ेगा, तो इधर कितना है? मैम मेरा तो 124876 आ गया। 876 आ गया, मैम ये लेकिन वाला तो ओ, मैंने ये गलत लिखा है क्या? प्रॉफिट 2PL, ओ हाँ হ্যাঁ, 76 है। अच्छा अच्छा, मैंने ही गलत लिखा है, चलो ये उस 2076 हो गया। हाँ, हाँ 76, इसीलिए वो 67 लिख दिया था, 76 था। अच्छा ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 76 हो जाएगा। हाँ, अब बताओ बैलेंस करके, इधर भी 76 के हिसाब से ही बैलेंस करो, कितना हो रहा है देखो। या फिर तुम लोग इसका भी बैलेंस कर सकते हो, 34,992 प्लस 19,500 जो नया वाला मशीन था, और एक का कितना हुआ था? 29756। 297, না আরেকটু বেশি হবে, আরেকটু বেশি হবার কথা। देखो कितना आ रहा है ठीक से एक बार। मेरा तो 20, 89832 आ गया।
सबका अलग अलग कैसे आ जा रहा है? ये टोटल करो तो एक बार 34992, एक बार इसका टोटल करो प्लस 19500 प्लस 23940 कितना आ रहा है? मैम 78432। 78432 वो क्या बैलेंस करके निकाले हो या फिर 70 इन तीनों का टोटल? ये इन तीनों का टोटल। इन तीनों का हाँ, total। इन तीनों का जो टोटल है वही बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस 78432। हाँ, बैलेंस हाँ करके वो भी तो यही अच्छा आएगा। 78432। हाँ, बैलेंस करोगे तो भी यही आएगा। अगर मैंने कहीं पर भी और गलत नहीं किया है, जैसे वो एक दो मिस्टेक हुआ था, लेकिन एक बार चेक करके देखो, अगर ये टैली हो जाता है इस नंबर से तो फिर तुम लोग का बैलेंस करके भी तो उतना ही आना चाहिए ना। अगर ये कॉलम टैली कर जाता है हाँ तो मैम, बैलेंस वहाँ कर। पर से पीएल को हटाना भूल गए थे तो उतना ही आ रहा है। हाँ, हाँ, तो फिर कुछ तो एक गलत हो पीएल रहा था को भी ऐड इसलिए। किए थे। हाँ, या फिर हम लोग ये बैलेंस लिख के भी कर सकते हैं, क्योंकि जो मशीन बचा हुआ है वही हमारा बैलेंस है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस हिसाब से भी कर सकते हो। तो मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम तब होता है बहुत सारा मशीन जब सेल परचेस होता है तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर उधर हुआ हमारा। अच्छा, देखते हैं इसमें और क्या हमें करना है। अच्छा, ये प्रोविजन वाला है, इसको नेक्स्ट दिन करवाएंगे। प्रोविजन है यहाँ पर, ये तो प्रोविजन का ही क्वेश्चन बोल रखा है यहाँ पर। WDV ये वाला तुम लोग कर सकते हो, ये प्रोविजन वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, ये नॉर्मल एक क्वेश्चन है। मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए हमें बोला है, कौन से मेथड से बोला है देखना पड़ेगा, पढ़ के देखना पड़ेगा कौन से मेथड से बोला है। लेकिन ये तुम लोग करके देख सकते हो, ठीक है। ये प्रोविजन वाला नहीं है, ये आज जो हम लोगों ने किया उसके हिसाब से ही कर सकते हैं। ये SLM है, ये तो 5000 5000 दिख रहा है, तो ये SLM मेथड होगा, पढ़ के समझना पड़ेगा। इलास्ट्रेशन 22 तुम लोग होमवर्क ले सकते हो, हम PDF सेंड करेंगे तुम लोग को। इलास्ट्रेशन 22 बाकी देखते हैं। ये चेंज इन मेथड का है, ये नहीं होगा, ये जब तक नहीं बोलेंगे। बस इतना ही है। तो इलास्ट्रेशन 22 तुम लोग होमवर्क ले लो। इलास्ट्रेशन 22 हम यहाँ पर लिख देते हैं। इलास्ट्रेशन हम भेज देंगे क्वेश्चन जिन लोग के पास नहीं। इलास्ट्रेशन 22 होमवर्क ये कर सकते हो, ये एक बार ट्राई करके देख लो। ठीक है, चलो तब आज इतना ही करते हैं।